नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्वेश्चन के। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ2 इंग्लिश के मोस्ट VVI प्रश्नों को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं कह सकते हैं दोस्त कि आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे MJ2 इंग्लिश के सिलेबस को समाप्त करने वाले हैं। और आज के वीडियो में दोस्त मैं आपको मात्र 7 ऐसे VVI क्वेश्चन और उसके आंसरों को बताने वाला हूं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। और इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप जीवन भर इसको कभी भूलोगे नहीं। बस आपको देखना है और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये क्वेश्चन और आंसर जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्नों की तैयारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत में करवाया गया है। तो देखिए, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका है जो मोस्ट VVI है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है, ये आपका दूसरा मोस्ट VVI क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, तो तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक्सप्लेन इन योर ओवन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ एज यू लाइक इट। मतलब एज यू लाइक इट आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है, उसका आंसर आपको यही लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करवाऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिन जॉन एज अ मेटाफिजिकल पॉइंट, है ना, इसका आंसर मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर मैंने कहाँ करवाया है। ठीक, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट थीम डज द पोएम अ हेम टू गॉड द फादर कंटेन, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अ हेम टू गॉड द फादर, ये जॉन डॉन का ही है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, है ना। और यही क्वेश्चन आपका ऐसे भी है कि राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अ हेम टू गॉड द फादर। तो ये दोनों का आंसर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्त अगर पांचवें क्वेश्चन का, तो पांचवा क्वेश्चन में हम लोग को ये पढ़ना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ सून हैव टाइम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेगा हाउ सून हैव टाइम बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ हाउ सून हैव टाइम, है ना। तो ये जो है आपको पांचवा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फिर मेरे दोस्त छठा क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल, है ना। आपको छठा क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है वो इस प्रकार से पढ़ना है कि राइट द आउटलाइन ऑफ द ड्राइडेन एसे एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी। मतलब क्वेश्चन आपका है, पोएम आपका ऐसे रहेगा कि एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ भी वही लिखा हुआ और यहाँ भी यही लिखा हुआ है ना। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त मात्र आपको 7 क्वेश्चन पढ़ना है। कितना? मात्र 7 क्वेश्चन पढ़ना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन यही 7 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को डील करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो हमारा है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। चौसर के युग के दौरान वहां का सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसा था उसके बारे में बताइए। तो आज का प्रश्न हमारे इस प्रकार से है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि चौसर के काल में या तो चौसर के युग में जो है ना, वहां का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि वहां का सामाजिक, आर्थिक, है ना, और धार्मिक कंडीशन कैसा था उसके बारे में बताना है। ठीक है, किसके शासन काल में? तो चौसर के युग में जो है ना, वहां का शासन व्यवस्था कैसा था, वहां का सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि आखिर चौसर कौन था। क्या जानेंगे? चौसर कौन था। और आज के वीडियो में हम लोग बड़े ही इजी शब्दों में इसको जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बात करते हैं मेजर 2 इंग्लिश की,
और मेजर 3 इंग्लिश की, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे करवाया जाएगा। मेजर 3 की कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मेजर 2 की फुल्ली तैयारी मेरे ही चैनल पे करवाया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। वहां से जाकर के आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है इस प्रकार से इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इस प्रकार से कि द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ चौसर कब से कब तक? 1340 से लेकर के 1400 ईस्वी तक। मींस कह सकते हैं कि चौसर का युग जो है वो कब से कब तक था? तो 1340 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक था, है ना। कहा गया कि द एज ऑफ चौसर वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। मींस कह सकते हैं कि चौसर का जो युग है वो इंग्लैंड के इतिहास का जो है ना बड़े ही बदलाव का फल रहा। चौसर का जो युग है वो इंग्लैंड के इतिहास का बड़े ही बदलाव का फल रहा। और वो किसमें किसने बदलाव हुआ? तो सोशल में सामाजिक बदलाव हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, ठीक है, राजनीतिक बदलाव हुआ, ठीक है, हर चीज में बदलाव हुआ, है ना। इसलिए कहा गया कि द एज ऑफ चौसर वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज अ डीप इंपैक्ट ऑन द लिटरेचर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। मींस कहा गया ना कि इसमें जो चेंजिंग हुआ, इसमें जो चेंजिंग हुआ मींस उस समय में, उस युग में जो चेंजिंग हुआ ना उसका इफेक्ट जो है उस समय के लिटरेचर, साहित्य और सोसाइटी, समाज पर जो है ना उसका गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। फिर देखिए इसका हिंदी भी यहां पे कर दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कहा गया कि चौसर मेजर वर्क द सेंटरबरी टेल्स विविडली डिस्पिक्ट द चेंजेस एंड लाइफ एट द टाइम, हेयर आर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द इरा। मींस कहा गया कि चौसर के प्रमुख कृतियां जो द कैंटरबरी टेल्स है इनमें बदलावों और उस समय के जीवन का चित्रण किया गया, उस समय के जीवन के बारे में बताया गया है। ये जो कहानी है द कैंटरबरी टेल्स उसमें से जो है ना उस समय के जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जानेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, इस युग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करके जानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों पॉलिटिकल कंडीशन। क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल कंडीशन कि आखिर वहां का पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीतिक कंडीशन कैसा था, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक कंडीशंस की बात करें तो वहां पे हुआ था द 100 Years War, मींस 100 सालों का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 100 सालों का युद्ध जो 1337 से लेकर के 1453 ईस्वी तक चला था, है ना। कहा जाता है कि दिस वॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड हैड एन इंपैक्ट ऑन द इंटायर इरा। क्या कहा है कि यह जो वार हुआ था, यह जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिससे वहां के समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। अब आप लोग सब जानते हैं युद्ध जब होता है, लड़ाई जब होता है तो उसमें से हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हानि सबसे ज्यादा होता है ना। फिर दूसरा पॉइंट में है इट वीक्स इंग्लैंड इकोनॉमी बट बूस्टेड नेशनल आइडेंटिटी। इसने क्या किया? यह जो वार हुआ था इसने क्या किया? इंग्लैंड के इकोनॉमी मतलब समझते हैं, इंग्लैंड के विकास को जो है ना रोक दिया, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ? इसको जो है ना नेशनल आइडेंटिटी मिला, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान मिला। किसको? इंग्लैंड को, ठीक है। कहा जाता है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस वॉर, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। इसके कारण से क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्योंकि यह जो है ना एक राष्ट्रीय मूवमेंट बन चुका था, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, ठीक है। अब दूसरा में लिखेंगे हम लोग द पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल कंडीशन में आएगा, है ना, पॉलिटिकल कंडीशन में ही, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? द पीजेंट रिवोल्ट। कहने का अर्थ यह है कि किसका? मजदूरों का या तो किसानों का जो है ना विद्रोह, ठीक है। किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1381 ईस्वी में हुआ था। अब हुआ क्या था यहां पे? तो कहा जाता है कि ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ किंग रिचर्ड II, जब यहां पे किंग रिचर्ड II का आगमन हुआ,
ठीक है। तो इसके आगमन के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे हाई टैक्सेस लागू हो गए। ठीक है, हाई टैक्स मतलब समझते हैं, उच्च दर का टैक्स लागू हो गया, है ना, एंड अत्याचार चालू हो गया। ऑफ फार्मर्स गैव राइज टू रेबोलियन। ठीक है, मींस कह सकते हैं कि किसानों पर जो है ना अत्यधिक कर और शोषण के कारण यहां पे क्या हुआ, किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर कहा जाता है कि इन दिस रिबेलियन द पुअर एंड फार्मर राइज देयर वॉइस अगेंस्ट द फेडरल सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस विद्रोह के कारण, इस विद्रोह जो है ना, मतलब यहाँ के सामंती व्यवस्था के कारण जो है ना, क्या हुआ, यहाँ के किसानों ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, कहा जाता है कि द इंपैक्ट ऑफ दिस रिबेलियन कैन बी सीन इन द लिटरेचर ऑफ चौसर टाइम। ठीक है, मींस कहा गया ना कि चौसर की रचनाओं में जो है ना इसका प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, विच सॉल्व अ सैटिरिकल व्यू ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, मींस इसमें जो है ना उस पर बताया गया है कि आखिर किस प्रकार से किसानों ने क्या किया था, इसके खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, इसके खिलाफ विद्रोह किया था, उसमें वर्णन किया गया, विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहा जाता है इसका मतलब होता है राजनीतिक स्थिरता। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता कैसा था, तो कहा जाता है कि द मोनोरची मींस वहां का जो राजशाही व्यवस्था था, है ना, द मोनोरची वाज वीक ड्यूरिंग दिस इरा। यहाँ उस समय जो है ना यहाँ का राजशाही व्यवस्था कैसा था, कमजोर था। किंग रिचर्ड टू रूल वाज कंट्रोवर्शियल एंड ही बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ फेडरल लॉर्ड्स। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, उसका शासन व्यवस्था कमजोर था, है ना, और राजा रिचर्ड द्वितीय जो था उसका शासन जो है ना हमेशा विवादों में ग्रसित रहा। ठीक है, और वह सामंतों के साथ जो है ना संघर्ष में उलझा रहा। कौन, तो किंग रिचर्ड द्वितीय। ठीक है, आगे कहा गया है कि दिस इंस्टेबिलिटी डिवाइडेड द सोसाइटी एंड प्लेस्ड एडिशन बर्डन ऑन द जनरल पीपल। इस स्थिरता ने क्या किया, समाज को विभाजित कर दिया, और समाज को विभाजित करने के बाद आम जनता पर जो है ना अधिक बोझ इस पे आ गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में हम लोग जानेंगे सोशल कंडीशंस के बारे में, इसके सामाजिक कंडीशंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए सामाजिक कंडीशन में पहला आता है द ब्लैक डेथ। क्या था, द ब्लैक डेथ, जो कब से कब हुआ था, तो 1337 से लेकर के 1351 ईस्वी तक हुआ था। यह एक बीमारी था। क्या था, यह एक बीमारी था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो वही कहा गया कि दिस इपिडेमिक मीन्स यह महामारी के कारण जो है ना किल्ड अबाउट 1/3 ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन। यह जो है ना यह एक ऐसा बीमारी था जिसके कारण इंग्लैंड का 1/3 हिस्सा जो है ना वो पूरा गायब हो चुका था, मीन्स खत्म हो चुका था। ठीक है, कहा जाता है कि दिस लेड टू अ लेबर शॉर्टेज विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स। मीन्स क्या हुआ कि इसके कारण क्या हुआ, वहां पे लेबर मतलब क्या हुआ, लेबर मतलब क्या, काम करने वाले श्रमिकों की कमी आई, और जब श्रमिकों की कमी आई ना तो इसमें जो है ना किसानों और लेबरों का मांग जो है ना बढ़ने लगा। ठीक है, और जब मांग बढ़ने लगा तो कहा जाता है कि द फेडरल सिस्टम वीक। ठीक है, जब मांग बढ़ने लगा तो यहाँ पे सामंती व्यवस्था जो है ना वो कमजोर होने लगा। सामंती व्यवस्था क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। ठीक है, और जब कमजोर होने लगा तो यहाँ पे जो लोअर क्लास के लोग थे, है ना, जो लोअर क्लास के लोग थे वो डिमांड करने लगे, डिमांडेड मोर राइट्स एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये लोग मांग करने लगे कि हम लोग को अधिक अधिकार चाहिए और बेहतर जीवन जो है हम लोग को चाहिए। ठीक है, कौन मांग करने लगे, यहाँ के लोअर क्लास के लोग। ठीक है, फिर देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रोल ऑफ वोमेन। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना महिलाओं की स्थिति क्या था, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसा था। तो कहा जाता है कि द स्टेटस ऑफ वोमेन्स वाज लॉ इन दिस एरा। ठीक है, इस युग की बात करें ना तो इस युग में जो है ना महिलाओं का कंडीशन जो है वो काफी खराब रहा। ठीक है, मीन्स लो रहा, निम्न रहा, है ना। कहा जाता है कि हाउएवर फीमेल कैरेक्टर्स इन चौसर वर्क सच एज द वाइफ ऑफ बाथ रिफ्लेक्ट द डिजायर फॉर फ्रीडम एंड राइट्स। ठीक है, हालांकि चौसर की जो कृतियां हैं, मीन्स चौसर की जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें से बताया गया है कि महिलाएं जो है ना स्वतंत्रता की इच्छा रखते थे। ठीक है, और स्वतंत्रता और अधिकार की जो है ना इच्छा को दर्शाती थी उसकी कहानियां, है ना। अब तीसरा यहाँ पे बातें आती है इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, कि बताइए कि चौसर के युग में उस वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ट्रेड। मीन्स कहने का अर्थ है कि यहाँ का आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ के लोग जो है ना कृषि को छोड़ करके व्यापार चुनने लगे। कृषि को छोड़ करके क्या चुनने लगे, व्यापार चुनने लगे। ठीक है, क्यों, देखिए कहा जाता है कि आफ्टर द ब्लैक डेथ, मीन्स ब्लैक डेथ जो आया था वहां पे, जो महामारी आया था, द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डिसलाइन एंड ट्रेड डेवलप। इसके कारण क्या हुआ
कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब कृषि का महत्व घट गया और व्यापार का महत्व जो है वो बढ़ गया। ठीक है, मीन्स व्यापार जो है उसका विकास होने लगा। ठीक है, किसके कारण? ब्लैक डेथ के कारण। फिर कहा गया कि द वूल ट्रेड बिकम अ मिनिस्ट्री इंग्लैंड इकोनॉमी। ठीक है, मीन्स कहा गया ना कि अब जो है वहां पे वूल ट्रेड, वूल मतलब ऊन का जो ट्रेड है, ऊन का जो व्यापार है, वो इंग्लैंड का क्या बन चुका था? मेन ट्रेड बन चुका था। ठीक है, मेन व्यापार बन चुका था। कहां का? इंग्लैंड का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इमर्जेंस ऑफ द मर्चेंट क्लास। इससे क्या हुआ? यहां पे व्यापारियों का जो है ना उद्गम हुआ। ठीक है, मर्चेंट मतलब क्या होता है? व्यापारियों। ठीक है, व्यापारियों का जो है उद्भव हुआ। ठीक है, उत्पत्ति हुआ। वही कहा गया कि द मर्चेंट क्लास बिकेम पावरफुल ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, व्यापार के कारण, व्यापार और वाणिज्य के कारण जो है ना व्यापारी क्या हो चुके थे? पावरफुल हो चुके थे। क्या हो चुके थे? पावरफुल बन चुके थे। फिर कहा गया कि चौसर portrayed the ambitions and lifestyle of this class and the merchant's tale। मीन्स क्या ना कि चौसर ने क्या किया? अपने कहानी मर्चेंट्स टेल में जो है ना इस वर्ग की महत्वाकांक्षाओं और जीवन शैली का चित्रण किया है। किसने? चौसर ने। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, यहां पे जो था ना आर्थिक असमानता था। यहां पे क्या था? आर्थिक असमानता था। ठीक है, मीन्स गरीबों और अमीरों में वही लिखा हुआ था गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड। ठीक है, मीन्स यहां पे गरीबों और अमीरों के बीच में काफी भेदभाव था। ठीक है, चौसर डिस्क्राइब हिज इन इक्वालिटी इन हिज टेल। ठीक है, चौसर ने अपनी कहानियों में, अपने कृतियों में इसके बारे में बातचीत किया है, चित्रण किया है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इसके तीसरे पॉइंट को खत्म कर लिया। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा आता है रिलीजियस कंडीशन। ठीक है, कि इसका धार्मिक स्थिति कैसा था। क्या जानेंगे कि इसका धार्मिक स्थिति कैसा था। ठीक है, तो धार्मिक स्थिति में सबसे पहला यहाँ पे आता है करप्शन इन द चर्च। उस समय चर्च में क्या था? करप्शन चल रहा था। करप्शन मतलब क्या जानते हैं ना? तानाशाही कह सकते हैं, दादागिरी कह सकते हैं। ठीक है, उस तरह का कंडीशन वहां पे चल रहा था। ठीक है, लिखा हुआ था चर्च पास्टर्स एंड ऑफिशियल हैड बिकम ग्रीडी फॉर मनी। मींस चर्च के जो पादरी थे, चर्च के जो पादरी थे और जो अधिकारी थे ना, वो धन के लिए, मींस पैसा के लिए लालची हो चुके थे। कौन? चर्च के जो पादरी और अधिकारी जो थे वो पैसा के लिए क्या हो चुके थे? लालची हो चुके थे। कहा जाता है कि क्लर्जी ऑफन एक्सप्लॉइटेड देयर पोजीशंस फॉर वेल्थ, सेलिंग इंडुजेंस एंड लिविंग एक्स्ट्रावेजेंटली। ठीक है, मींस कहा गया कि पापों से मुक्ति पाने के लिए जो है ना वो लोग पैसे लेकर के उनसे क्या कराते थे? पापों से मुक्त करवाते थे। कौन? वहां के पादरी लोग। ठीक है, और अधिकारी लोग। मीन्स लोगों को अगर पाप से मुक्त होना है तो उनसे वो पैसा लेते थे। ठीक है, और उनको पूजा पाठ करवा करके वो कहते थे कि पापों से उनको मुक्त करवा दिया गया। ठीक है, फिर कहा गया इन द सेंट्रल बरी टेल्स चौसर क्रिटिसाइज दिस करप्शन पार्टिकुलरली थ्रू कैरेक्टर्स लाइक द पार्टनर। ठीक है, मीन्स कहा ना कि द कैरेक्टरी टॉल्स में, द कैटरबरी टॉल्स में चौसर ने क्या किया? पादरी वर्ग की नैतिक गिरावट और धार्मिक पाखंड को जो है ना उजागर किया। ठीक है, धार्मिक पाखंड के बारे में बताया कि लोग कैसे धर्म से पाखंड किया करते थे। अब देखिए लास्ट में आता है इसका कंक्लूजन। ठीक है, कि निष्कर्ष आखिर क्या लिखना है। ठीक है, तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि द एज ऑफ चौसर वाज एन इरा ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली चेंजिंग इंग्लैंड। ठीक है, मींस कह सकते हैं कि यह जो युग रहा वो इंग्लैंड को बदलने वाला युग रहा। ठीक है, इसमें से इंग्लैंड में जो है ना हर तरह का बदलाव हुआ, चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात करें, धार्मिक स्थिति की बात करें, हर चीजों में बदलाव हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि डिसलाइन ऑफ द फेडरल सिस्टम, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड चैलेंजेस ऑफ द पावर ऑफ द चर्च वर कैरेक्टराइज ऑफ दिस टाइम। ठीक है, मींस कहा गया ना कि इसके तहत में, इस युग में जो है ना सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। किसका? सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। ठीक है, मध्य वर्ग का उदय हुआ, चर्च की शक्तियों की चुनौतियों में बदलाव आया। ठीक है, ये सब चीजें हुई। आगे कहा गया कि चौसर वर्क्स रिफ्लेक्ट ऑल द चैलेंजेस एंड हिज कैरेक्टर्स प्रेजेंट आर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट इरा। ठीक है, मींस कहा ना कि चौसर ने अपने कृतियों में, अपनी कहानियों में ये सारे युग के बारे में, इस युग की सच्चाई के बारे में और वास्तविकता के बारे में वर्णन किया है। किसने? चौसर ने। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी कंडीशंस ऑफ 15th सेंचुरी। प्रश्न क्या है कि 15वीं शताब्दी के, कब? 15वीं शताब्दी के सोशल मीन्स सामाजिक, इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, और लिटरेरी कंडीशन का मतलब क्या होता है? साहित्य की स्थिति का वर्णन करें। मैं सीधा कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, उसके साथ साथ साहित्य की स्थिति कैसा था, उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि आखिर 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था। तो मैं आपको हिंदी से थोड़ा बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट स्टोरी के जैसा, कहानी के जैसा, ताकि आपके मन में जो है ना, आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाए, है ना, और आप इसको बढ़िया से समझ सको। ठीक है, तो देखिए बात अगर करते हैं अब 15वीं शताब्दी का, तो ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी जो है ना एक महत्वपूर्ण बदलाव का युग था। क्या कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव का युग था, जिसमें से बहुत सारे बदलाव हुए थे। बदलाव क्या क्या हुए थे, तो पहला अगर हम लोग देखें तो सामंती व्यवस्था का पतन, यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था चल रहा था, सामंती व्यवस्था का पतन हो चुका था। फिर दूसरा अगर बात करें, दूसरा पे यहाँ पे व्यापार का विकास हुआ था। किसका? व्यापार का विकास हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके साथ साथ 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी में जो है ना बैंकिंग का विकास हुआ था। बैंकिंग मतलब समझते हैं? हाँ, बैंक का विकास हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब लोग व्यापार करना सीख गए तो व्यापार के लिए उनको पैसा भी तो चाहिए। हाँ, तो इसलिए जो है ना उन लोग बैंक का भी विकास हो गया, वहां पे बैंकों का भी विकास हो गया। अब जब बैंक का विकास हो गया तो वहां पे जो है ना मुद्रण का भी आविष्कार हो गया। मुद्रण मतलब समझते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जैसे किताब वगैरह छपने लगा, जब किताब वगैरह छपने लगा तो लोग वहां पे शिक्षित भी होने लगे। तो इस तरह के कई वहां पे बदलाव आए थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी जो है, 15वीं शताब्दी जो है वो महत्वपूर्ण बदलावों का युग था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर 15वीं शताब्दी में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इस प्रकार से कि द 15th century was a time of significant change with major changes taking place in social, economic and literary spheres। मीन्स कहा गया ना कि 15वीं शताब्दी का जो युग था वो महत्वपूर्ण बदलाव का युग था, और इसमें से सामाजिक, आर्थिक और साहित्य की स्थिति में भी क्या हुआ, काफी परिवर्तन रहा था। आगे कहा गया कि इन द 15th century फेडरलिज्म बिगेन टू एंड एंड सिटीज डेवलपमेंट। ठीक है, आगे कहा गया कि ट्रेड एंड बैंकिंग ग्रीव एंड न्यू टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। मीन्स कहा गया ना कि 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ना सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था। क्या हुआ था? सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था। फिर कहा है कि नए नए शहरों का जो है ना उत्पादन हुआ था। उत्पादन मतलब क्या? विकास हुआ था। उसके साथ साथ ट्रेड एवं बैंकिंग, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार और बैंक का विकास हुआ था। उसके बाद कहा गया कि न्यू टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था। कहां पे? कृषि में नए नए तकनीकों का विकास हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ आगे कहा गया कि गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग मशीन मेड बुक चैप्टर व्हिच इंक्रीज्ड एजुकेशन। कहा गया कि गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस आया था इसने क्या किया, तो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके परिचय में लिख देंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। देखिए इसका हिंदी भी यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हिंदी का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। देखिए लिखा हुआ है, 15वीं शताब्दी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक क्षेत्रों में कई बदलाव हुए। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था खत्म होने लगा और शहरों का विकास हुआ, ये भी बताया था। आगे कहा था कि व्यापार और बैंकिंग बढ़ी। इसमें क्या हुआ था? व्यापार और बैंकिंग का विकास हुआ था। उसके साथ साथ कृषि में जो है ना नई नई तकनीकें आई थी, और कहा जाता है कि गुटेनबर्ग की जो छपाई मशीन आई थी, उससे क्या हुआ, किताबें सस्ती हुई, और जब किताबें सस्ती हुई तो पढ़ाई लिखाई का भी दौर वहां पे चलने लगा। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। अब देखिए यहां पे पूछा था कि बताइए कि यहाँ का सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था और साहित्य की स्थिति कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। क्या जानेंगे? सोशल कंडीशन। इसका मतलब होता है सामाजिक परिस्थितियां। देखिए सोशल कंडीशन की अगर बात करें तो पहला पॉइंट में हमारा आता है एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम में सामंती व्यवस्था का अंत। यहां पे सबसे पहले क्या हुआ था? सामंत व्यवस्था खत्म हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि अर्लियर society was dominated by feudal structures with king, queen, noble and peasant। मींस कहा गया ना कि पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ना क्या होते थे, सामंती व्यवस्था होता था, सामंत लोग रहते थे। सामंत लोग के साथ साथ यहाँ पे राजा शासन करता था, रानी और कई उच्च अधिकारी यहाँ पे शासन किया करते थे। ठीक है,
कहा गया कि पीजेंट वर्क फॉर द लॉर्ड, ठीक है। पीजेंट जो है ना मींस किसान जो है ना यहाँ पे अधिकारियों के लिए कार्य करते थे। अधिकारी मतलब समझते हैं, राजाओं के लिए कार्य करते थे। कहा गया कि हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द फ्यूडल सिस्टम बिगेन टू वीकेन। अब क्या हुआ कि इस काल में जो है ना, इस समय में फ्यूडल सिस्टम जो है, सामंती व्यवस्था का जो है वो क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। आगे कहा गया कि किंग्स एंड क्वीन गेन मोर पावर, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब सामंती व्यवस्था कमजोर होने लगी तो यहाँ पर राजा और रानी के पास जो है वो ज्यादा शक्तियां आने लगी। और कहा गया कि एंड पीपल स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। और यहाँ के लोग जो है ना अब क्या करने लगे, प्रस्थान करने लगे। कहाँ पे, न्यू सिटीज में। न्यू सिटी मतलब समझते हैं, नए नए सिटी में। क्यों, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। आप भी देखते होंगे कि हमारा गांव, हमारा समाज है, ठीक है, लोग यहाँ से जो है बंबई जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली जाते हैं। क्यों, नए नए जॉब के लिए, क्योंकि गांव और शहरों में वैसा जॉब नहीं है ना, इसलिए लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो वहीं यहाँ के भी लोग जो है ना वो क्या करने लगे, बाहर का रास्ता देखने लगे, है ना। वही आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ के समझ सकते हो उसको। आगे है दूसरा इसका पॉइंट है राइज ऑफ द मिडिल क्लास। यहां पे जो है ना मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मध्य वर्ग का क्या हुआ था, उदय। तो मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ, तो देखिए कहा जाता है कि मर्चेंट्स, आर्टिसियन एंड स्मॉल स्केल फार्मर्स कलेक्टिवली नॉन एज द मिडिल क्लास, ठीक है। मीन्स कहा जाता है कि मर्चेंट, व्यापारी जो थे और कारीगर जो थे, उसके साथ साथ छोटे किसान जो थे ना, उसको मध्य वर्ग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है ना बिगेन टू राइज इन स्टेटस, ठीक है। और इनका जो समाज में स्थिति है वो क्या होने लगा, ऊपर होने लगा। किसका किसका, व्यापारियों का, कारीगरों का और छोटे छोटे किसानों का, ठीक है। इन लोगों का जो स्थिति है वो समाज में जो है बेहतर होने लगा। और कहा गया कि दे स्टार्टेड गैनिंग मोर रिकॉग्नाइजेशन इन सोसाइटी, ठीक है। और वो जो है अपने समाज में अधिक क्या पाने लगे, आदर पाने लगे। मीन्स कह सकते थे कि यहाँ पे लिखा व्यापारी, कारीगर और छोटे किसान यानी मध्य वर्ग समाज में ऊपर उठने लगे। और अब इन्हें जो है ना समाज में ज्यादा मान्यता मिलने लगा। फिर देखिए इसका तीसरा जो उपलब्धियां आता है या तो विशेषता है, ठीक है, वो आपका है रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मीन्स धार्मिक प्रभाव, कि यहाँ पे आखिर धर्म का क्या प्रभाव पड़ा था। तो कहा जाता है कि द चर्च हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर, मीन्स कहा गया कि यहाँ पे जो चर्च था, मीन्स ईसाई जो धर्म था, वो शक्ति का केंद्र था। यहाँ पे दबदबा चलता था उसका। दबदबा मतलब समझते हैं, ये पूरा शक्तिशाली था। कौन, यहाँ का चर्च, ठीक है। बट पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग सम ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मीन्स लोग जो है ना अब क्या करने लगे, इसका बुराई करने लगे, ठीक है। पहले तो लोग इससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है ना इसका बुराई करने लगे, इस पर प्रश्न उठाने लगे, है ना। फिर कहा गया कि रिफॉर्मर्स लाइक जॉन वाइक्लिफ एंड जॉन हस हाईलाइटेड द चर्च फ्लॉज एंड करप्शन, ठीक है। अब क्या हुआ कि बताया जाता है कि यहाँ के सुधारक जो थे, कौन कौन, जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस ने, ठीक है, क्या किया, चर्च की गलतियों का उजागर किया। चर्च की गलतियों के बारे में बताया कि आखिर चर्च ने क्या क्या गलतियां किया है, जिससे खुलासा हो गया और लोग जो है इनके दबदबा से निकल गए, ठीक है। अब देखिए इनका चौथा जो आता है सामाजिक कंडीशन में, वो है इंपैक्ट ऑफ द ब्लैक डेथ, ठीक है। यहाँ पे महामारी का असर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक महामारी आया हुआ था, और ये महामारी से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कहा जाता है कि द ब्लैक डेथ पैंडेमिक इन द 14th सेंचुरी क्लेम्ड मिलियन ऑफ लाइव्स, मीन्स कहा ना कि यहाँ पे जो है ना महामारी के कारण, मीन्स 14वीं शताब्दी में महामारी के कारण जो है ना कई लाखों लोगों की जान चली गई। जिससे क्या हुआ, दिस लेड टू बी अ लेबर शॉर्टेज, जिससे क्या हुआ, मजदूरों की संख्या में कमी हुई। जिससे मजदूरों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। which resulted in higher wages of workers and a slight of improvement in their living condition, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे मजदूरों की संख्या कम हो गई। और जब मजदूरों की संख्या कम हो गई तो लोगों को मजदूर का जरूरत पड़ने लगा। और जब मजदूरों का जरूरत पड़ने लगा तो लोग जो है ना वो मजदूरों को अधिक कीमत दे करके उसको रखने लगे। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना मजदूरों का कंडीशन जो है वो सुधरने लगा था, ठीक है। वही चीज है कि यहाँ पे हिंदी में बताया गया कि 14वीं शताब्दी में आई ब्लैक डेथ महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, और इससे क्या हुआ, मजदूरों की संख्या में कमी हो गई, ठीक है। अब बचे हुए मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलने लगी और उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत क्या हुआ था, सुधार हुआ था। अब हम लोग जानेंगे
इसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कि आर्थिक परिस्थितियां कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में आर्थिक स्थिति कैसा था। तो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में व्यापार का विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? व्यापार का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो किस प्रकार से व्यापार का विस्तार हुआ था उसको हम लोग जानेंगे। तो कहा जाता है कि मैरीटाइम ट्रेड्स फ्लोरिस्ड, मींस यहां पे क्या हुआ था? व्यापार का विस्तार हुआ था, है ना। गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, और सामानों को जो है ना कहाँ कहाँ भेजा जाने लगा? तो यूरोप भेजा जाने लगा, एशिया भेजा जाने लगा और अफ्रीका में व्यापार किया जाने लगा। कहा जाता है कि सिटीज लाइक वेनिस एंड जेनेवा एंड इटली बिकम मेजर ट्रेड हब्स। मीन्स कहा गया है कि इटली के वेनिस और जेनेवा शहर जो है ना वो क्या बन गया? तो व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ? समुद्री व्यापार जो है ना, मैरीटाइम मतलब क्या होता है? समुद्री व्यापार जो तेजी से बढ़ा, और समुद्री व्यापार जब तेजी से बढ़ा उसके साथ साथ क्या हुआ? यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में जो है ना सामानों का आदान प्रदान शुरू हो गया। ठीक है, मिस व्यापार करना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कहा जाता है कि इटली के वेनिस और जेनेवा शहर जो है ना वो क्या बन गया? तो व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। जो आपका इंग्लिश में बताया गया वही आपको हिंदी में भी बताया गया, आप देख करके बढ़िया से समझ सकते हो। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, दूसरा में आपका है कि न्यू ट्रेड रूट्स। ठीक है, यहां पे जो है ना ट्रेड मतलब व्यापार करने के नए नए मार्ग खोजे गए। व्यापार करने के नए नए मार्ग खोजे गए। कहा जाता है कि एक्सप्लोरर फ्रॉम पुर्तगाल एंड स्पेन बिगन टू डिस्कवरिंग द न्यू सी रूट्स। मींस कहा जाता है ना कि पुर्तगाल और स्पेन के जो क्या थे? नाविक थे, है ना। वो लोग क्या करने लगे? समुद्री रास्तों का खोज करने लगे, नए नए समुद्री रास्तों का खोज करने लगे। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर्स कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। मीन्स कहा गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना वो क्या किया? अमेरिका का खोज किया। कब? 1492 ईस्वी में। विच ओपनड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड वेल्थ। जिससे क्या हुआ? लोगों को नया नया अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, क्या करने के लिए? तो व्यापार करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। देखिए वही लिखा हुआ, पुर्तगाल और स्पेन के नाविक ने क्या किया? समुद्री रास्तों का खोज करना शुरू किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया? 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजा। और यहाँ के यात्री जो है ना व्यापार और संपत्ति बढ़ाने का जरिया बना। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में, है ना। फिर देखिए इसका तीसरा जो स्थिति है वो कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। यहां पे क्या हुआ था? तो बैंकिंग का विकास हुआ था। क्या हुआ था? बैंकिंग का विकास हुआ था, मींस बैंकों का विकास हुआ था। कहा जाता है कि विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड द नीड फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इज इंक्रीज। मींस कहा गया ना कि जब यहां पे व्यापार बढ़ने लगा तो व्यापार के साथ साथ पैसे भी तो चाहिए, इसलिए यहां पे जो है ना फाइनेंशियल सिस्टम भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। कहा जाता है कि बैंक वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, और इस समय यहां पे क्या हुआ? बैंक का स्थापना हुआ। कहा जाता है कि प्रोमिनेंट बैंकिंग फैमिलीज लाइक द मेडिसी फंडेड बोथ ट्रेड एंड आर्ट। ठीक है, कहा गया ना यहाँ पे जो मेडिसी परिवार थे, जैसे बैंकरों ने, बड़ा बड़ा बैंकर के, ठीक है, उन्होंने क्या किया? व्यापार मतलब क्या होता है? व्यापार मतलब समझते हैं ट्रेड, है ना। और धन को जो है ना क्या किया? वह एकत्रित करना चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सबको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। फिर देखिए इसका चौथा जो है वो है कृषि में सुधार। क्या है? कृषि में सुधार। इसकी सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें कृषि का भी सुधार हुआ था। कहा जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स रिवोल्यूशनाइजिंग फार्मिंग लीडिंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बेटर एड्स फॉर फार्मर्स। मींस कहा गया ना कि यहाँ पे क्या हुआ? कृषि की स्थिति में सुधार हुआ और कृषि के लिए जो है ना नए नए तकनीकों का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। कहा गया कि नई तकनीकों और औजारों को खोज किया गया, जिससे खेती में सुधार हुआ, उत्पादन बढ़ा और किसानों को बेहतर फसल मिलने लगी। ठीक है, किस काल में? तो 15वीं शताब्दी में। अब बातें यहां पे आती है इसके लिटरेरी कंडीशन का, मींस साहित्यिक परिस्थितियों का। किसका? इसके साहित्यिक परिस्थितियों का। कि बताइए कि 15वीं शताब्दी में इसका साहित्यिक परिस्थिति कैसा था। तो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जो है ना पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था। पुनर्जागरण मतलब नए युगों का शुरुआत हुआ था। कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ द राइजनेसेंस, मींस कहा जाता है कि नए युग का शुरुआत। देखिए कहा गया कि द 15th सेंचुरी मार्क द स्टार्ट ऑफ द
रेनाइंसेंस, ठीक है, मीनिंग द एज ऑफ न्यू आइडियाज। देखिए कहा गया कि 15वीं शताब्दी में जो है ना पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था। किसका? पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ। और पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? द एज ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, कि नए नए आइडियाज का शुरुआत, ठीक है, मीन्स नए नए युग का शुरुआत हुआ था, नया युग का शुरुआत हुआ था। कहा था कि पीपल revisited ancient Greek and Roman texts and began exploring science, arts and human life with a fresh perspective। मीन्स कहा गया ना कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? पुनर्जागरण, यानी कि नए विचारों का युग का शुरुआत हुआ। इसमें लोग जो है ना प्राचीन ग्रीक रोमन ग्रंथों का अध्ययन किए, है ना, और लोग जो है विज्ञान, कला और मानव जीवन के बारे में सोचने लगे। कब? 15वीं शताब्दी में। फिर देखिए दूसरा यहाँ पे है कि मुद्रण का आविष्कार। यहाँ पे क्या हुआ था? मुद्रण का आविष्कार में छपाई मशीन का आविष्कार हुआ था। कहा जाता है कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, लिखा हुआ जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, मेकिंग बुक्स इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे किताबें क्या हो गई? सस्ती हो गई। क्या हो गई? किताबें सस्ती हो गई। ठीक है, अर्लियर बुक वर अ लग्जरी फॉर द वेल्दी बट नाउ कॉमन पीपल कुड एक्सेस देम एज वेल। मींस कहा गया ना कि पहले किताब जो था बहुत ज्यादा महंगा था, है ना, जिसको कौन खरीदते थे? तो बड़े बड़े व्यापारी लोग खरीदते थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग खरीदते थे। लेकिन अब जो है ये सस्ता हुआ और यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग भी जो है किताबें खरीदने लगे और यहाँ का शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या हो गया? आसान हुआ। अब देखिए तीसरा इनका पॉइंट है नए विषय और सोच। नए विषय और सोच। कहा जाता है कि लिटरेचर विच वॉज प्रीवियसली डोमिनेटेड बाय रिलीजियस स्टोरी नाउ बिगेन एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इमोशन, सोसाइटी एंड लाइफ इन जनरल। मीन्स कहा गया कि पहले साहित्य में ज्यादातर धार्मिक कहानियां होता था। पहले का जो साहित्य था उसमें से धार्मिक कहानियों के बारे में वर्णन किया गया था। लेकिन अब जो है ना इंसान के भावनाओं के बारे में, समाज के बारे में और जीवन से जुड़ी विषयों पर जो है ना इसमें लिखा जाने लगा था। मीन्स कह सकते हैं कि अब जो है इसमें से मनुष्यों के जीवन के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझ गया। ठीक है, और ये जो था मेजर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने मेजर 3 के क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो उसका कमेंट मुझे कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका तैयारी एग्जामिनेशन से पहले आपको करवा सकूं। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडीज डिस्कस। कहने का अर्थ समझे? क्वेश्चन यहां पे इस प्रकार से कह रहा है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, मीन शेक्सपियर का जो नाटक है, कौन सा? एज यू लाइक इट। कौन सा? एज यू लाइक इट। ये सबसे क्या है? प्यारा है और खुशहाल कॉमेडी है। मीन सबसे प्यारा और खुशहाल नाटक है। इसके बारे में चर्चा करें। मीन्स कैसे शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, जो नाटक है एज यू लाइक इट, सबसे प्यारा और खुशहाल कॉमेडी के नाम से इसको जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों शेक्सपियर के जो कॉमेडी है, शेक्सपियर का जो नाटक है एज यू लाइक इट, इसको स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कहा जाता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इसके परिचय के बारे में। देखिए कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, मीन शेक्सपियर का जो ये नाटक है एज यू लाइक इट, इसको जो है ना सबसे स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट नाटक के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना फुल ऑफ लव, लाफर, ठीक है, एंड हैप्पी एंडिंग्स। ठीक है, मिस कह सकते हैं कि यह जो है ना पूरी तरीके से किस पे आधारित है? तो खुशमिजाज वाले जिंदगी पे आधारित है ना। इसलिए कहा गया है कि इट इज लाइक अ स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कॉमेडीज, है ना। लिखेंगे इस प्रकार से कि शेक्सपियर कॉमेडीज एज यू लाइक इट इज ऑफन सीन एज हिज स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कॉमेडी बिकॉज इट इज फुल ऑफ लव, लॉफर एंड हैप्पी एंडिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, शेक्सपियर का जो नाटक है एज यू लाइक इट, इसको जो है ना सबसे स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट कॉमेडी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना पूरी तरीके से किस पे आधारित है? लव पे। लव मीन्स क्या होता है? प्यार। ठीक है,
फिर लिखे लाफर लिखा, लाफर, लाफर मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो लाफर मीन्स क्या होता है, हास्य योग्य, ठीक है, हास्य योग्य मतलब समझते हैं मनोरंजन वाला है, और उसके साथ साथ हैप्पी एंडिंग, ठीक है, इसमें जो है ना खुशहाल एंडिंग हुआ है ना। तो इस प्रकार के नाटक जो है वो किसने बनाए थे, तो शेक्सपियर जी ने बनाए थे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। अब देखिए आगे कहा गया कि हेयर्स वाई, कि आखिर क्यों, है ना, तो उसके रीजन जो है नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों इसका मैंने हिंदी भी कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए लिखा हुआ है शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट उनकी सबसे प्यारी और खुशहाल कॉमेडी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेम, हास्य और सुखद अंश से भरे हुए रचनाएं रचित है ना। कहा गया कि इसे आसानी से समझने के लिए नीचे कारण दिया गया, ठीक है, इसको समझने के लिए जो ना नीचे में क्या दिया गया, कारण दिए गए हैं। तो आखिर कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, ये जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ना। देखिए पहला हमारा है फोकस ऑन लव, ठीक है, ये जो था आधारित था किस पे, लव पे, ठीक है, ये लव पे जो है ना फोकस करता है। कहा जाता है कि द प्ले हैज मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल लव स्टोरीज इंक्लूडिंग रोसलिंड एंड स्वीट एंड प्लेफुल रोमांस। मीन्स देखिए क्या कह रहा है कि द प्लेस हैज मल्टीपल लव स्टोरीज, मीन्स यह जो नाटक है वो कई प्रेम कहानियों से भरा हुआ है। कौन सा, यह जो नाटक है ना, एज यू लाइक इट, ये कई सारे प्रेम कहानियों से भरा हुआ है। कह रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें से शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो रोजालिंड, ठीक है, रोजालिंड एंड ऑरलैंडो की जो मीठी और मजेदार प्रेम कहानी है वो इसका मुख्य जो है ना क्या है, मुख्य नाटक का शब्द विषय है ना। कह रहा है अदर कपल्स लाइक सीलिया एंड ओलिवर, ठीक है, क्या कह रहा है, अदर्स कपल, इसमें और भी कई कपल्स के बारे में लिखा गया जैसा कि सीलिया एंड ओलिवर्स और सिल्वस एंड फोइबे, ठीक है, ये सब के बारे में, सबके बारे में लिखा हुआ है। एड टू हैप्पी एटमोस्फेयर, जिसने क्या किया, मीन्स वहां पे खुशी का माहौल बनाते हैं, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यह जो नाटक है जिन्होंने शेक्सपियर जी ने लिखा है, ठीक है, उसमें से जो है ना हंसी वाला पल दिया है, ठीक है, मीन्स को ऐसा पल जिसको जीवन भर याद रखा गया है ना। फिर देखिए दूसरा में कहा गया है कि इसमें हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है, इसका जो अंत होता है वो कैसा होता है, हैप्पी होता है। कहा गया कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले इज रिसॉल्व पीसफुली, मीन्स कह रहा है ना कि नाटक के अंत में सभी समस्याएं जो है ना सुलझ जाती है, ठीक है, ये एक ऐसा नाटक है जिसके अंत में जो है चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो सुलझ जाता है और सब सुलझने के बाद जो है ना हैप्पी एंडिंग होता है वहां पे, ठीक है। कह रहा इवन विलेंस लाइक ओलिवर और ड्यूक फ्रेडरिक्स चेंज दियर वेज, ठीक है, मीन्स कह रहा है कि यहाँ तक कि खलनायक, जैसे खलनायक मतलब कौन था, गुंडा जो होता है, गुंडा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गुंडा जो होता है ओलिवर और ड्यूक, वो भी क्या करते हैं, अपने गलतियां सुधार लेते हैं। मीन्स जो गुंडे लोग होते हैं, हम लोग मूवी में देखते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने गलती किया था, ठीक है। फिर कह रहा द प्ले एंड्स विथ 4 मैरिजेस सेलिब्रेटिंग लव एंड यूनिटी, और अंत में जो है ना नाटक में 4 शादियों के साथ होता है। यह जो नाटक का अंत जो है वो 4 शादियों के साथ होता है, जो प्रेम और एकता का उत्सव है, जो क्या दिखाता है, प्रेम और एकता का उत्सव दिखाता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा हमारा जो है इसको कहा गया है क्या, खुशहाल, है ना, मीन्स हास्य और खुशहाल कहा गया। आखिर क्यों कहा गया, तो कहा गया कि यह जो है ना हास्य और मनोरंजन से भरा हुआ था। कैसे, तो कहा गया कि द कैरेक्टर्स, जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, जैसे हीरो है, हीरोइन है ना, तो स्पेशली रोसलिंड एंड द क्लाउन टचस्टोन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमर थ्रू देयर विटी डायलॉग्स एंड फनी सिचुएशन। मीन्स कह रहा है ना कि इसमें जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि रोजालिंड और मस्करा टचस्टोन, ठीक है, इसने क्या किया, अपने संवादों के माध्यम से, अपने बातचीत के माध्यम से, ठीक है, परिस्थितियां जो है वहां पे मजेदार बनाई, है ना, इसके माध्यम से लोग जो है हास्य और मनोरंजन लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है। फिर चौथा में हमारा है द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, क्या है, द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, कहा गया कि ऑर्डेन का वन, कहा गया ना कि द फॉरेस्ट इज द पीसफुल एंड मैजिकल प्लेस, ठीक है, यह जो प्लेस है ऑर्डेन का जो वन है, ऑर्डेन का जो वन है वो क्या है, एक शांतिपूर्ण और जादुई स्थान है, क्या है, शांतिपूर्ण और जादू स्थान है, वेयर पीपल लिव देयर ट्रबल्स बिहाइंड एंड फाइंड हैप्पीनेस, ठीक है, मीन्स कह रहा है कि जहाँ पे लोग जो है ना अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ करके, मीन्स यहाँ आने के बाद लोगों की परेशानी जो है वो छूट जाती है,
है ना, और उन्हें क्या प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होता है। कह रहा है इट इज द सेटिंग फुल ऑफ जॉय एंड फ्रीडम, मीन्स कह रहा है ना कि यह जो है ना आनंद, आनंद मीन्स खुशी पूरा, ठीक है, आनंद और स्वतंत्रता से भरा हुआ एक वातावरण प्रस्तुत करता है। कौन, द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, ठीक है। तो ये भी चौथा हमारा कह दिया। फिर देखिए 5 में कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक मैसेज मीन्स आशावादी संदेश, ठीक है, इसमें कुछ संदेश भी देता है। तो संदेश क्या देता है, तो कह रहा है कि टू प्ले फोकसेस ऑन forgiveness, love and new beginnings, leaving the audience with a happy and hopeful feeling, मीन्स कह रहा है ना कि यह नाटक जो है ना क्षमा पे बल देता है, प्रेम पे बल देता है, नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शकों को एक सुखद और आशावान भावना के साथ जोड़ देता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है आशावान बना के रखता है वो लोगों को, ठीक है, और यहाँ पे सुखद अंत देता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है, कि आप ऊपर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट एंड हैप्पी बिकॉज इट सेलिब्रेट्स लव, लॉफर एंड द गुडनेस इन पीपल, मीन्स कह रहा है ना कि यह जो है शेक्सपियर का सबसे खुशी वाला, है ना, और खुशहाल पल था, खुशहाल नाटक है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है, चाहे वो लव की बात करें, खुशी वाला पल की बात करें, एंड गुडनेस अच्छाई की बात करें, हर चीज शामिल है इसमें। कह रहा है कि इट गिव्स अस अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग एंड्स ऑन अ जॉयफुल नोट, मेकिंग इट वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट डिलाइटफुली कॉमेडीज, ठीक है, मिस कह रहा है ना कि इसका सुखद अंत जो है ना शेक्सपियर की सबसे मनोरंजक और प्रसन्न करने वाली कॉमेडी बनाता है। मीन्स इनका जो खुशी वाला पल है वही क्या करता है, शेक्सपियर के ये नाटक को जो है ना सबसे विख्यात बनाता है और सबसे खुशी वाला पल बनाता है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है व्हाट थीम डज द पोएम अ हैम टू गॉड द फादर कंटेन। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो पोएम है मीन्स कविता है, कौन सा, अ हैम टू गॉड द फादर, कौन सा, अ हैम टू गॉड द फादर, वो किन विषयों पर आधारित है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि यह जो पोएम है कौन सा, आई हैम टू गॉड द फादर, ये किसने लिखा है, तो जॉन डॉन ने लिखा है। किसने, जॉन डॉन ने लिखा है, ठीक है। अब जॉन डॉन का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जॉन बनेगा डॉन वाला, है ना, वो अलग है ना। यहां पे देखिए नाम लिखा हुआ जॉन डॉन, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि यह जो पोएम है कौन सा, आई हैम टू गॉड द फादर, ये जो पोएम है ना वो उसमें बताया क्या गया, आखिर जॉन डॉन ने इस पोएम में क्या कहा है। तो जॉन डॉन ने इस पोएम में पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष के बारे में बताना कि कैसे एक व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता है, और अगर वो पाप का भागीदारी बन भी जाता है तो किस प्रकार से वो पश्चाताप कर सकता है, कैसे वो क्षमा मांग सकता है, और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। इन चीजों के बारे में इसमें से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि आखिर किन चीजों पे यह जो पोएम है वो आधारित है ना, और क्या क्या चीजें इसमें से बताई गई है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ इसमें से हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और लिखेंगे इस प्रकार से कि जॉन poem A Hymn to God the Father is deeply personal and focuses on themes like sin, represent, forgiveness and hope of salutation। मीन्स कह सकते हैं कि यह जो कविता है कौन सा, A Hymn to God the Father, ये किसने लिखा है, तो जॉन डॉन ने लिखा है, जिसमें से इन्होंने किन चीजों के बारे में जोर दिया है, तो पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष जैसे बातों पे जो है ना इन्होंने जोर दिया है, किन्होंने, जॉन डॉन ने, ठीक है। कहा जाता है कि इन द पोएम द स्पीकर टॉक्स डायरेक्टली टू गॉड। मीन्स कहा गया है कि यह जो पोएम है उसमें से स्पीकर जो है, मीन्स जो पोएम लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, ठीक है। कन्फेसिंग हिज सिंस एंड एक्सप्रेसिंग हिज फियर अबाउट फॉरगिवनेस एंड रेडिमेशन। मीन्स कह रहा है ना कि कवि जो है भगवान से बात करते हैं और कहते हैं कि भगवान मैंने पाप तो किए हैं, मैंने पाप तो किए हैं, ठीक है, तो क्या मुझे मेरे पापों की सजा मिलेगी या मेरे पापों की क्षमा याचना हो सकती है,
ये कौन कहते हैं? तो कवि कहते हैं। कौन है कवि? तो जॉन डॉन। ठीक है, देखिए मैंने इसके हिंदी भी कर दिया है, आप हिंदी के माध्यम से भी विस्तार पूर्वक से समझ सकते हो, है ना। कहा गया कि जॉन डॉन की कविता अ हैम टू गॉड द फादर एक गहरी धार्मिक और व्यक्तिगत रचना है जो किस पे आधारित है? पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष की आशा जैसे विषयों पर आधारित है। कहा गया है कि इस कविता में भगवान से सीधा बात करते हैं। कौन बात करते हैं? कवि जो है ना भगवान से सीधे तरीके से बात करते हैं, और वो जो है ना अपने पापों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैंने क्या किया? पाप किया है। उसके साथ साथ क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि क्या मुझे इसकी क्षमा मिल सकती है। उसके साथ साथ वो जो है ना मिस कवि जो है इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या उनके पाप माफ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। अब इसके पॉइंट्स को जानेंगे हम लोग कि आखिर किन किन चीजों पर आधारित था, इसमें से क्या क्या चीजें कही गई थी, है ना। तो पहला इसमें हमारा पॉइंट था एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन। ठीक है, मीन्स पापों की स्वीकृति। मीन्स यहाँ पे जो कवि हैं वो अपने पापों को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने अपने लाइफ में कई पाप किए हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं हमारे पूर्वजों ने भी पाप किए हैं, और वो अगर मैं यहाँ पे जीवित हूं उनके चीजों को झेल रहा हूं, ठीक है, तो इसके दोषी कौन है? हमारे पूर्वज भी हैं, है ना। देखिए कहा गया है कि वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिनफुल। देखिए इसमें से जो पहला विषय है उसमें से क्या है? मनुष्यों के पापों के बारे में बताया गया है। कह रहा था स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट ही इज अ सिनर एंड दैट sin इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए इसमें जो स्पीकर है मीन्स जो कवि है वो बताता है कि ही इज अ सिनर, मीन्स वो पापी है। कौन कहता है? कवि कहता है कि ही इज अ सिनर, कि वो जो है ना एक पापी है, और पाप करना जो है ना मनुष्यों का क्या होता है? नेचर होता है, ठीक है, स्वभाव होता है। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कहा गया कि इन द पोएम जॉन एक्सप्रेसेस अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट, acknowledging not only the sins he has committed but also the inherited sins nature of humanity। देखो अब जो है ना ये पोयम में जॉन डॉन कहते हैं कि मैं क्या हूं? सबसे बड़ा दोषी हूं। मैं क्या हूं? सबसे बड़ा दोषी हूं। उसके साथ साथ में कहा गया है कि सिर्फ मेरे ही जो दोष है, मेरे ही पाप जो है वो सिर्फ नहीं है, ठीक है, मिस हमारा कम्युनिटी का, ठीक है, मिस हमारे सदस्य के जितने भी देश, जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, सबके पाप जो है वो भगवान के सामने हैं। ये कौन कहता है? कवि कहता है, ठीक है, कि किसी का पाप जो है वो भगवान से छिप सकता नहीं है, सभी का पाप जो भगवान देख रहे हैं। कहा गया कि दिस थीम इज कॉमन इन डॉन्स रिलीजियस पोइट्री वेयर द ऑफर रिफ्लेक्ट द इम्परफेक्शन एंड फ्लिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू गॉड। द स्पीकर fears that his sins might be too great to be forgiven and constantly worries about the consequences of his action। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि द स्पीकर fears that, स्पीकर जो है, जो कवि होता है वो डरता है। किस चीज से डरता है? तो वो डरता है कि क्या उसका जो सिंस है, सिंस मतलब उसका जो पाप है, इतना बड़ा जो पाप किया है, क्या उसके पाप को माफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कवि डरता है, मन मन में ही महसूस करता है कि क्या मैंने इतने सारे जो पाप किए हैं, जो मानव जाति ने इतने सारे पाप किए हैं, क्या इसके पापों का परीक्षित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये कौन सोचते हैं? तो जॉन डॉन सोचते हैं, मीन्स कवि जो है वो सोचते हैं, है ना। जो देखिए हिंदी में इस प्रकार समझाया गया है कि कविता का एक मुख्य विषय मानव का पाप और दोष है। कवि अपने पापों को स्वीकार करता है और यह मानता है कि पाप जो होता है ना वो मानवता का हिस्सा है, मनुष्यों का ये स्वभाव है। वह यह बताता है कि ना केवल उसके द्वारा किए गए पाप बल्कि पूरे मानव जाति का किए गए पाप जो है ईश्वर के सामने है। कवि अपने गलतियों के लिए गहरी आत्मग्लीन महसूस करता है और यह डर व्यक्त करता है कि क्या उसके पापों को क्षमा किया जा सकता है। यह पंक्ति दर्शाती है कि कवि अपने पापों के कारण चिंतित है, और इसमें बताता है कि कवि जो है ना अपने पापों को करके जो है ना वो चिंतित और परेशान है। उसे लगता है कि शायद उसे ईश्वर जो है ना क्षमा नहीं कर पाएंगे। किसको लगता है? कवि को लगता है ना। तो यही बातें जो है ऊपर में लिखी गई है। तो आपको क्या करना है? बस नोट्स बना लेना है और याद कर लेना है, ठीक है।
अब देखिए दूसरा हमारा है फियर ऑफ नॉट बीइंग फॉरगिवन। इसमें हमारा जो पॉइंट है दूसरा, ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्षमा ना मिलने का डर। कवि को जो है ना इसमें से इस चीज का भी डर है कि कहीं भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, है ना। कहा गया कि डोंट confesses his sins but he also worries that God might not fully forgive him। कह रहा है कि डन जो है ना अपने पापों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर होता है कि क्या भगवान उन्हें पूरी तरीके से क्षमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। कहा गया कि इवन थ्रू ही इज रिपेंटेंट ही फील्स अनईजी and anxious because he doesn't know if his represent is enough। देखिए उन्हें जो है ना मीन्स पोइट को इस चीज का भी चिंता होता है कि उनका जो पश्चाताप वो करेंगे वो पाप के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैं जितना पाप उन्होंने किया है वो पश्चाताप करके उसका मतलब निपटारा किया जा सकता नहीं, हमें क्षमा मिलेगा कि नहीं, ये सस्पेंशन होता है किसको, कवि को, है ना। कहा गया कि दिस सॉ हाउ डीपली डोंट स्ट्रगल विथ हिज फेथ ही वांट एश्योरेंस दैट गॉड विल फॉरगिव हिम। यह दिखाता है कि डॉन जो है ना अपने विश्वास को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, है ना। वो विश्वास ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि भगवान जो है क्या मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। कहा गया कि he worries about the consequences of sins not just his life but also in the afterlife। देखिए कहा गया है कि उन्हें इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी पापों का परिणाम की चिंता है, ठीक है। मिस कहा गया ना, वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने पाप तो किया है, अगर मुझे पापों की सजा मिलनी होगी तो अगर इस जीवन में नहीं मिल पाएगा ना तो मरने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, पाप मिलेगा, पाप का सजा मिलेगा, है ना। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा में इन्होंने कहा है गॉड मर्सी और एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, कि ये कहते हैं ना कि भगवान जो है ना दयावान होते हैं। भगवान क्या होते हैं, दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, और हम उनके बालक हैं और भगवान जो है हमें माफ अवश्य करेंगे, है ना। तो कहा गया है कि डिस्पाइट हिज फियर डोंट प्लेस हिज ट्रस्ट इन गॉड्स मर्सी। मीन्स कहा गया कि हालांकि डॉन को जो था डर तो है, लेकिन वो भगवान की दया और प्रेम में भरोसा रखते हैं। ही बिलीव दैट गॉड इज लविंग एंड फॉरगिविंग एंड इवन थ्रू हिज सिंस ही इज ओवरव्हीलिंग गॉड ग्रेस इज स्ट्रॉन्गर। उन्हें विश्वास है कि भगवान जो होते हैं ना बहुत ही दयालु हैं और क्षमाशील हैं, और हम उनके बालक हैं और वो क्या करेंगे, हमें क्षमा करेंगे। कहा गया है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की कृपा जो है उससे बड़ी है। ये कौन कहते हैं, तो कवि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि द स्ट्रगल बिटवीन डाउट एंड फैथ, ठीक है, कि संदेह और विश्वास के बीच में संघर्ष। उनका जो चौथा पैराग्राफ था, चौथा स्टांजा जो था, उसमें कहा गया है कि संदेह और विश्वास के बीच में संघर्ष, लड़ाई हो रहा था, है ना। उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे, और उनको संदेह हो रहा था, ठीक है, कि कहीं भगवान हमको नहीं करेंगे तो, मतलब क्षमा नहीं करेंगे तो, है ना। वही कहा गया कि अ मेजर पार्ट ऑफ द पोएम इज डॉन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनका अंदर का जो था ना घबराहट था। कह रहा है कि वन हैंड ही फील्स गिल्टी एंड अनवर्थी ऑफ फॉरगिवनेस, मतलब फॉरगिवनेस, ऑन द अदर हैंड ही बिलीव्स इन गॉड इन्फिनाइट मर्सी। देखिए कह रहा है कि एक तरफ ये फील करते हैं कि मैं दोषी हूं और क्या मुझे माफी मिलेगा, लेकिन एक तरफ ये भी फील करते हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान दयावान होते हैं, भगवान क्या करेंगे, मेरे पापों को मुक्ति करेंगे, मुझे पापों से मुक्ति दिलाएंगे, है ना, मतलब मेरे पापों को क्षमा करेंगे। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। कहा गया कि दिस स्ट्रगल इज रिलेटेबल बिकॉज मैनी पीपल हैव मोमेंट्स व्हेन दे डाउट देयर फेथ और फील अनवर्थी एंड लव एंड फॉरगिवनेस। मिस कह रहा है यह जो संघर्ष है, ठीक है, यह जो संघर्ष है, ठीक है, वो एक तरफ अपार बोध है और दूसरी तरफ ये भगवान पे भरोसा करते हैं, ठीक है, कि भगवान जो है मेरी पापों को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। वही कहा गया कि कविता का एक मुख्य पहलू
डॉन का आंतरिक संघर्ष है। एक और उन्होंने अपने पापों का गहरा अपार बोध है और दूसरी ओर वह भगवान की असीम दया में विश्वास रखते हैं। कौन? कवि। ठीक है, कवि कौन है? डॉन, है ना। कह रहा है कि डॉन हॉनेस्टी अबाउट हिज फियर्स मेक द पोएम वेरी पर्सनल एंड इमोशनल। मीन्स उनका जो डर है और सवाल करना, जो अपने आप से सवाल करना है, ठीक है, वो दिखाता है कि वो भगवान से निश्चितता और आश्वासन चाहते हैं। ठीक है, कि निश्चय करके बताइए, निश्चित करके बताइए कि क्या मुझे आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है। वो ये भी कहते हैं कि भगवान दयावान होते हैं, हमारे प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, मुझे माफ करेंगे। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। लेकिन उनको इस चीज का कंफ्यूजन भी होता है, डर भी होता है कि कहीं नहीं माफ करेंगे तो, है ना। वही कहा गया कि वो जो है ना भगवान से क्या चाहते हैं? निश्चितता चाहते हैं, ठीक है, और आश्वासन चाहते हैं कि भगवान मुझे माफ करे तो करे। फिर कह रहा है हिज रिपीटेड क्वेश्चनिंग शोज हाउ मच ही लॉन्ग फॉर रिस्यूएंस फ्रॉम गॉड। मिस कह रहा है ना कि यह संघर्ष उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी कभी अपने विश्वास पर सवाल उठाता है। ठीक है, मिस देखिए इसमें क्या कहा गया, वो खुद कहते हैं कि इन्हें भगवान माफ करेंगे, फिर वही क्या करते हैं? अपने सवालों पे जो है ना सवाल उठाते हैं। कौन? कवि, है ना। अब देखिए पांचवा जो उनका स्टांजा था उसमें से मोक्ष और आशा की बात कही गई है। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। होप एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब क्या होता है? मोक्ष और आशा। ठीक है, कहा गया कि बाय द एंड ऑफ द पोएम डॉन्स फाइंड पीस। ठीक है, मिस कह रहा है ना कि ये पोएम के एंड में जो है ना जो कवि हैं उनको शांति मिलता है। ही प्लेस हिज ट्रस्ट इन गॉड एंड बिलीव दैट थ्रू जेसूस his sins will be forgiven। मीन्स कह रहा है ना कि वो जो भगवान में भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि जेसूस के जैसा वो क्या करेंगे? मेरे भी पापों को माफ करेंगे। दिस लीव्स द रीडर विथ अ सेंस ऑफ होप एंड फेथ इन डिवाइन ग्रेस। ठीक है, और यह जो तरीका है, या जो उन्होंने बातें कही, ठीक है, इससे पाठक को, मीन्स पढ़ने वालों को यह संदेश मिलता है कि हाँ भगवान जो है ना माफ करते हैं। ठीक है, वही कहा गया कि कविता के अंत तक डॉन शांति और विश्वास प्राप्त करते हैं और वह भगवान की दया और यीशु के बलिदान पर भरोसा करते हैं। इससे पाठक को संदेश मिलता है कि भले ही आप कितने बड़े पापी हो, लेकिन भगवान का प्रेम जो है हमेशा बड़ा होता है और भगवान हमेशा क्या करते हैं? माफ करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये पोयम में जॉन डॉन ने कहा था। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहा गया कि डॉन सीम्स टू सजेस्ट दैट नो मैटर हाउ ग्रेट और मैनी योर सीन्स आर, गॉड्स लव इज ग्रेटर। देखिए इसमें से डॉन ने ये कहा था ना कि ये मायने नहीं रखता, ठीक है, कि आपका सीन्स जो है, आपका पाप जो है वो कितना बड़ा है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। कौन कहते हैं? तो ये जॉन डॉन ने कहा था। ठीक है, और डॉन यह कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से पश्चाताप और भगवान में विश्वास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये किसने कहा था? तो कवि ने कहा था, है ना। अब हमारा लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कहा गया कि द मैसेज ऑफ द पोएम, ये पोएम का मैसेज क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि द पोएम टीचर्स द ह्यूमन्स आर नॉट परफेक्ट। ये पोएम हम लोग को सिखाता है कि मनुष्य जो होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, एंड सिन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो सीन होता है, जो पाप होता है ना, वो जीवन का क्या होता है? एक पार्ट होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिन्होंने कोई ना कोई पाप नहीं किया हो। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पाप जरूर किए होंगे, है ना। कहा गया है कि हाउएवर थ्रू हॉनेस्ट रिप्रेजेंट एंड फेथ इन गॉड मर्सी वी कैन फाइंड फॉरगिवनेस एंड रेडिमेशन। ठीक है, कह रहा है डॉन रिमाइंड्स अस दैट इट्स ओके टू हैव डाउट्स एंड फियर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ जर्नी आवर फेथ इन द एंड ट्रस्टिंग इन गॉड्स लव गिविंग होप एंड पीस। देखिए कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता, ठीक है, कि आप कितने बड़े पाप करते हैं, भगवान सबको देख रहे हैं। ठीक है, जो पाप कर रहा है उसको भी, और जो नहीं कर रहा है वो उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं तो छिप जाएंगे सो, ठीक है, भगवान सबको देख रहे हैं, है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप ईमानदारी से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहोगे तो वो प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि यह कविता हमें सिखाती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है
और पाप जो होता है ना वो जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं ना, तो हमें शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कौन? हम जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जॉन याद दिलाते हैं कि विश्वास की यात्रा में संदेह और डर होना सामान्य है। ठीक है, अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं ना तो थोड़ा सा डर भी लगेगा आपको, है ना, और उस पर संदेह भी होगा, ये सामान्य सी बात है। लेकिन अंततः जो है ना भगवान का प्रेम जो है ना हमें राह दिखाता है और लोग जो है ना विश्वास करते हैं भगवान पे कि जो होगा उस भगवान देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, राइट स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हाउ सून हैड टाइम। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो पोएम है, कौन सा? हाउ सून हैड टाइम। कौन सा? हाउ सून हैड टाइम जो पोएम है उसका क्या करना है, आपको जो भी स्टांजा में ये बटा हुआ है वो स्टांजा का एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, भावार्थ निकालना है, इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक स्टांजा के अर्थ को बताना है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो यह जो पोएम है हाउ सून हैड टाइम, ये किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। किसने? जॉन मिल्टन ने लिखा है ना। अब ये जो पोएम लिखा है जॉन मिल्टन ने, उन्होंने इस पोएम में बताया किस चीज के बारे में है? तो जॉन मिल्टन जो है ना इस पोएम में अपने जिंदगी के बारे में बताते हैं। अब जिंदगी के बारे में क्या बताते हैं? तो वे कहते हैं कि समय ने हमारी युवावस्था को चुरा लिया। कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं, कवि कहते हैं कि समय ने हमारी युवावस्था को चुरा लिया। लोग ऐसा सोचते होंगे हमारी रंग रूप को देख करके, हमारे आकृति को देख करके कि मैं युवा हो चुका हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अंदर से परिपक्व नहीं हो पाया हूं। कवि जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि अभी मैं 23 साल का हो चुका हूं, अभी मैं 23 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैं वसंत ऋतु के वो पेड़ के जैसा हूं जिसमें से अभी तक कोई फल लगा हुआ नहीं है। ये कौन कहते हैं? कवि मिल्टन कहते हैं। मीन्स अपने जिंदगी के परेशानियों को ये बताते हैं। ठीक है, जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, ठीक है, कि पढ़ लिख जाने के बाद भी बेरोजगार हो जाते हैं, कोई काम उनको मिलता नहीं है ना। बिल्कुल सेम तरीके से जॉन मिल्टन जो है अपने बातों को कहते हैं कि समय ने मेरे युवावस्था को चुरा लिया। मैं अभी तक 23 साल का हो चुका हूं, देखने में तो ऐसा लगता हूं कि हाँ जवान हूं, लेकिन मैं अंदर से परिपक्व नहीं हो पाया हूं। ये कौन कहते हैं? तो जॉन मिल्टन कहते हैं। ठीक है, फिर उनका अगला स्टांजा में जो है ना, देखिए ये पूरे स्टांजा में जो है ना यही चीजों के बारे में कहते हैं। फिर अगले स्टांजा में वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं परिपक्व हो पाया हूं, मैं परिपक्व हो भी गया हूं, लेकिन मैं इन सारे चीजों को भगवान के ऊपर छोड़ता हूं। बस मेरा कर्म है करना। ठीक है, मैं करते जाऊंगा, भगवान देखेंगे। ठीक है, मेरा जो भी डिसाइड करेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे? भगवान डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि चाहे हमारा प्रोग्रेस धीमा हो चाहे तेज हो, वो सब कुछ कौन देखेंगे? भगवान देखेगा और समय ही देखेगा। ये कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन। तो आइए चलिए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्टांजा में कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पोएम है, स्टांजा 1, स्टांजा 2, स्टांजा 3 और ये लास्ट स्टांजा 4। ठीक है, ये 4 स्टांजा में बटा हुआ पोएम है। ठीक है, आपको कोई पूछेगा कि हाउ सून हैज टाइम किसने लिखा है? तो जॉन मिल्टन ने। किसने? जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, अब आइए चलिए अब यहाँ पे जो है ना आपको स्टांजा 1 जो है, स्टांजा 1 से लेकर के स्टांजा 4 तक जो है मैं आपको क्या करूंगा, एक एक करके इसको बता दूंगा। ठीक है, कहा है कि हाउ सून हैज टाइम द स्टेबल थीप ऑफ यूथ stolen on his wing my 3 and 20th year. My hasting day fly on with full career, but my late spring no bird or bluesen swath. अब देखिए यहाँ पे जो स्टांजा कहा गया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस स्टांजा मीन्स ये स्टांजा में मिल्टन फील्स दैट द टाइम हैज स्टॉलन हिज यूथ विदाउट नोटिसिंग हिम। ठीक है, देखिए इस स्टांजा में मिल्टन फील करते हैं, मिल्टन जो है अनुभव करते हैं कि समय ने
उनकी युवावस्था को जो है ना चुरा लिया है बिना उन्हें कहे। मीन्स सही बात है, ठीक है। समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और कहा जाता है कि लैप्स ऑफ टाइम इज नेवर गैन, ठीक है। मीन्स सब बीता हुआ समय कभी वापस आता नहीं है। तो यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि समय ने मेरी युवावस्था को चुरा लिया है ना। He is now 23 years old, but he feels that he has not achieved anything significant. मीन्स कहते हैं कि मैं अभी 23 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ प्राप्त किया नहीं है। कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं, ठीक है। कहा गया कि his life is moving quickly, yet he seems like he doesn't blooms or reached his potential much like a tree without flower in spring। देखिए, वो कहते हैं कि हमारा लाइफ जो है बहुत तेजी से बीत रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं अभी भी वे वसंत ऋतु के पेड़ के जैसा हूं जो अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया, जो अभी तक फल दे पाया नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। मैंने इसका यहाँ पे हिंदी कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए लिखा हुआ, मिल्टन कहता है कि समय ने बहुत चुपके से उनके यौवन को चुरा लिया, मीन्स युवा अवस्था को चुरा लिया। अब वे 23 साल का हो गया है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि अभी तक कुछ खास हासिल किया है ना। उनकी जिंदगी बहुत तेजी से बीत रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वह वसंत ऋतु का पेड़ हो जिस पर अभी तक फूल या कली नहीं खिले हैं। ये कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्टांजा 2 को हम लोग देखते हैं। स्टांजा 2 में कह रहा है कि परहैप्स माई semblance might deceive the truth that I Manold am arrived to so near, and inward raptness doth much less appear that some more timely happy spirits induth। ठीक है, अब देखिए ये स्टांजा जो है सेकंड स्टांजा में पोइट क्या कहते हैं, है ना। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि मिल्टन रिफ्लेक्ट दैट although he may look mature on the outside, he feels less developed on the inside। देखिए इसमें जो है ना जॉन मिल्टन जो है वो बताते हैं कि हालांकि लोग मेरे रंग रूप को देख करके, मेरे आकृति को देख करके ये जांचते होंगे कि मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं जवान हो चुका हूं, मैं युवा अवस्था हो चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से नहीं लगता कि मैं पूरी तरीके से विकसित हो पाया हूं, पूरी तरीके से परिपक्व हो पाया हूं। कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं, ठीक है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अदर हु सीम टू हैव अचीव्ड मोर एट द यंगर एज, मेकिंग हिम क्वेश्चन हिज ओन प्रोग्रेस। लेकिन उसके बाद जो है ना वो क्या करते हैं, अपने आप को वो कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? तो उनकी ही उम्र में जो एक सफलता प्राप्त कर लिया है व्यक्ति है, उनसे वो कंपेयर करते हैं कि आखिर उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त किया। मैं मानता हूं कि मैं परिपक्व नहीं हो पाया हूं, लेकिन वही सेम उम्र में वो जो है सफलता कैसे प्राप्त कर पाया है। ये कौन सोचते हैं? जॉन मिल्टन सोचते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी मैंने यहां पे कर दिया कि मिल्टन सोचता है कि शायद उसका बाहरी रूप देख करके लोग सोचे कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वह उतना परिपक्व नहीं हो पाया है। वह अपनी समकालीनों की तुलना करता है, ठीक है, अगल बगल वाले लोगों की तुलना करता है, और उसे लगता है कि वे उससे ज्यादा खुश और सफल हैं। किसको लगता है? जॉन मिल्टन को लगता है, क्योंकि वो क्या है? सफल है ना। फिर देखिए बातें यहां पे आती है अब स्टांजा 3 का। किसका? स्टांजा 3 का। कहा गया है कि इज टू बी लेस और मोर और सून और स्लो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेड मेजर इवेंट टू दैट some loot, however mean or high, towards which time leads me, and how will be heaven. All is if I have grace to use it to so as ever in my great taskmaster eyes। देखो अब ये जो स्टांजा है स्टांजा 3, इसमें से एक्सप्लेन किया गया है कि इन द फाइनल स्टांजा, ये जो स्टांजा है इसमें से मिल्टन जो है ना अपने आप को संतावना देते हैं, खुद को जो है संतावना देते हैं, फील करते हैं कि चलो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं मेरी प्रगति चाहे धीरे हो चाहे स्लो हो, चाहे धीरे हो चाहे वो तेज हो, ये सब भगवान की योजना है। ये कौन कहता है? जॉन मिल्टन कहता है। तो वही देखो लिखा हुआ है, इन द फाइनल स्टांजा मिल्टन कंसोल हिमसेल्फ बाय एक्नॉलेजिंग दैट द पेस ऑफ हिज ग्रोथ वेदर स्लो और फास्ट
चाहे धीरे हो चाहे वो तेज हो, इज द पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान। ये जो है ना भगवान की एक योजना है। कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं। ठीक है, ही एक्सेप्ट दैट हिज जर्नी इन लाइफ इज गाइडेड बाय टाइम एंड गॉड विल। देखो, ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि उनका जो जीवन है, उनका जो लाइफ का जर्नी है, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? भगवान और समय दोनों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ देखिए कि वे समझते हैं कि समय उन्हें जहां भी ले जाए, चाहे ऊंचा हो या साधारण, वो ईश्वर के नियंत्रण में है। वो कौन कहते हैं? तो जॉन मिल्टन कहते हैं। ठीक है, आपका स्टांजा 4 बच गया। स्टांजा 4 देखिए, 2 लाइन का है। कहा गया है कि ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आइज। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इन द लास्ट लाइन, ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है इसमें से कहा गया कि मिल्टन सेज हिज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज हिज टाइम एंड टैलेंट वाइजली अंडर गॉड वॉचफुल आइज। ठीक है, देखिए मिल्टन कहते हैं कि हमारा बस इतना कर्तव्य है कि मैं भगवान के आंखों में जो ना क्या रहूं, सच बनकर रहूं। ठीक है, मैं अपनी काम को जो है निष्ठापूर्वक करूं, बाकी सब कुछ कौन देख लेंगे? भगवान देख लेंगे। कौन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं। ठीक है, कहा गया कि he sees God as a taskmaster who observes all the action and Milton wants to make sure he fulfill God's purpose for him। अब देखिए वो कहते हैं कि भगवान जो है ना ऊपर में बैठ करके सब कुछ देख रहा है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है ना। वो भगवान को बस इतना कहना चाहते हैं कि उसको लाइफ पे जो है वो सफल करवा दे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है अंतिम पंक्तियों में। मिल्टन कहता है कि उसका केवल एक ही कर्तव्य है, समय और अपने प्रतिभा का सही से उपयोग करना। भगवान को वह टास्क मास्टर मानता है, मीन्स कार्य निर्देशक। कहा जाता है कि एज यू सो एज यू रीप। ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो हर चीज देख रहा है वे प्रार्थना करते हैं, मिल्टन प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है ना उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शन दे, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन को एक सही दिशा में उपयोग कर सके। ये कौन कहते हैं? तो जॉन मिल्टन कहते हैं। किसको? गॉड को। ठीक है, मीन्स अपनी पोयम में इस प्रकार की बातें वो कहे हैं, है ना। अब हमारा एंड होता है ये समरी से कि आखिर हम लोग को ये पोयम में क्या समझ में आया। तो कहता है, कहा गया है कि मिल्टन एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी अबाउट ग्रोइंग ओल्डर एंड नॉट अचीविंग एनफ, बट इंटीमेटली recognize this feeling by placing his trust in God's plan। देखिए मिल्टन जो है इसमें से स्टार्टिंग में ये कहते हैं, ठीक है, कि युवा अवस्था, अभी तक वो युवा अवस्था की उम्र में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ प्राप्त किया नहीं है। ठीक है, सेम हम लोगों के जैसा, है ना। लोग देखते हैं कि लोग पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं, लेकिन उन लोगों को उस अनुसार से कार्य मिलता नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को समय पे कोई कार्य मिलता ही नहीं है, जिससे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि मैं बस भगवान के नजर में निष्ठावान बना रहूंगा, मैं कार्य करता रहूंगा, मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा, बाकी सब कुछ कौन देख लेंगे? भगवान देख लेंगे, है ना। कहा गया कि द पोएम रिफ्लेक्ट थीम ऑफ टाइम, यूथ एंड पर्सनल ग्रोथ एंड फेथ विद अ टोन दैट शिफ्ट फ्रॉम डाउट टू एक्सेप्टेंस एंड रिसॉल्व। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि ये जो पोएम है या जो पोयम है इसमें से समय, युवावस्था, आत्मविकास और विश्वास जैसे विषयों पर आधारित था। ठीक है, और इसका शुरू में जो है ना, शुरू में इसका स्वर जो था वो कैसा था? तो संदेहपूर्ण। ठीक है, लेकिन अंत आते आते जो है ना ये कहते हैं एक्सेप्टनेस हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो जो भी है सब कुछ ठीक है, जो भी है भगवान देख लेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ कि मिल्टन अपनी बढ़ती उम्र और उपलब्धियों की कमी को लेकर के चिंतित है, लेकिन अंत में वो ईश्वर की योजना पर भरोसा रखते हैं। यह कविता जो है समय, युवावस्था, आत्मविकास और विश्वास जैसे विषयों पर आधारित है। इसका स्वर जो है शुरू में हालांकि संदेहपूर्ण है, लेकिन अंत में संतोष और समर्पण का भाव लाता है ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न जो है आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, राइट द समरी ऑफ द पोएम द गार्डन बाय एंड्रियो मार्वेल। प्रश्न क्या है कि जो पोएम है, कौन सा पोएम? एंड्रियो मार्वेल का जो पोएम है द गार्डन, उसका समरी लिखना है, उसका संक्षिप्त भाषा में आपको बताना है, उसका व्याख्या करना है कि आखिर ये पोएम में क्या कहा गया है
है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ये पोयम का, द गार्डन वाले पोयम का, जो एंड्रियो मार्वेल ने लिखा है, इसमें से आखिर किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो होता क्या है कि एक कवि होते हैं। कवि कौन होते हैं? तो एंड्रियो मार्वेल, जो क्या होते हैं, एक बगीचे में बैठे हुए होते हैं। कहां पे? एक बगीचे में थके हारे, अपने जीवन के तकलीफों से भरे उलझे हुए एक बगीचे में जाके बैठ जाते हैं। और जब बगीचे में बैठते हैं ना, तो उनको शांति मिलता है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की आवाज नहीं आती है ना। वो जब बगीचे के बीच में बैठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट, वहां का शांति देख करके उनको लगता है कि जीवन का असली पल जो है ना, वो यहीं पे है, गार्डन में, बगीचा में है। किनको लगता है? पोइट को, जो एंड्रियो मार्वेल हैं। तो पोइट जो है यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में कविता में जिक्र किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर एंड्रियो मार्वेल ने किन किन चीजों पे चर्चा किया है और आखिर इनका समरी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, और जानेंगे ये पोयम के बारे में। तो कह रहा है कि द गार्डन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोयम्स विच इज ऑल्सो रोमांटिक इन इट्स सब्जेक्ट। मीन्स कह रहा है द गार्डन जो पोयम है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कविता है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? अजीबो गरीबो कहानी है। तो अजीबो गरीबो कह सकते हैं क्या? कविता। ठीक है, तो यह जो एक अजीबो गरीब कविता के रूप में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा विच इज ऑल्सो रोमांटिक इन इस सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट जो है ना, इसका विषय जो है वो रोमांटिक है। क्या है? रोमांटिक है। तो कैसे रोमांटिक है वो हम लोग जानेंगे आगे। कह रहा है कि इट वॉज रिटेन बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट एंड्रियो मार्वेल। मीन्स कह रहा है यह जो पोयम लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? तो एंड्रियो मार्वेल के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रियो मार्वेल के द्वारा लिखा गया, जो क्या थे? एक आध्यात्मिक कवि थे। मीन्स काल्पनिक काल्पनिक कहानी वो लिखते थे, काल्पनिक कविता वो लिखते थे। कौन? एंड्रियो मार्वेल। कह रहा है कि द अनदर टाइटल ऑफ द पोयम इज थाउट इन द गार्डन, कि ये जो कविता है इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है? थाउट इन द गार्डन। नाम क्या है? थाउट इन द गार्डन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है इट इज अ रोमांटिक पोयम बिकॉज इट इज अबाउट नेचर। कह रहा ना कि यह जो है ना एक रोमांटिक पोयम है, क्योंकि यह जो है किसके बारे में बताया गया? इसमें जो है ना नेचर मीन्स प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है। कह रहा है कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग अबाउट द लाइफ इन नेचर एंड सोसाइटी। कि ये जो पोयम है उसमें से कवि के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कि आखिर वो नेचर में है, जिस स्वभाव में है, जिस प्रकृति में है, वहां से वो कैसे फील कर रहे हैं। उसके आगे कहा गया कि द पोइट क्लेम्स दैट, पोइट कहते हैं कि दैट नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी। इस कह रहा ना कि नेचर मीन्स प्रकृति एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग को पूरी तरीके से शांति मिलती है। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कह रहा है कि द पोइट बिगिंस दिस पोयम बाय कंपेयरिंग नेचर विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। मीन्स कह रहा है ना कि पोइट जो है ये कविता का आरंभ जो करते हैं वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हुए, मीन्स तुलना करते हुए। किसके साथ में? तो नेचर के साथ में और सोसाइटी के साथ में और सोशल लाइफ के साथ में। ये सीधा कहते हैं कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, लोग क्या करते हैं? अपने काम के प्रति भागते रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये काम कर लेंगे तो हमें शांति मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। देखिए यहां पे हिंदी भी दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी भी मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट में कह रहा है कि मार्वेल्स बिलीव दैट पीपल वेस्ट देयर टाइम chasing worldly success and relationship while true happiness lies in the quietness of nature। देखिए मार्वेल का मानना है, मिस मार्वेल कहते हैं कि लोग क्या करते हैं? अपने टाइम वेस्ट करते हैं, मीन्स अपना समय जो है ना दुनिया के सफलता को प्राप्त करने के पीछे जो है ना खो देते हैं। वाइल
ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द क्वाइंटेंस ऑफ नेचर, जबकि वो कहते हैं कि सच्ची खुशी जो हम लोग को कहाँ मिलता है, प्रकृति की शांति में मिलता है। कहाँ पे, प्रकृति में ही हम लोग को शांति मिलता है। कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इन हिज पोएम द गार्डन एंड्रयू मार्वेल सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, पीस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट फाउंड इन नेचर। देखिए ये जो कविता है, अपनी कविता में द गार्डन में एंड्रयू मार्वेल प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदरता, शांति और आत्मिक संतोष का उत्सव मनाते हैं। कवि कहते हैं कि अगर आपको सुंदरता देखना है, प्रकृति की सुंदरता देखना है, शांति देखना है, ठीक है, और अपने अंदर संतोष का भावना पैदा करना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, गार्डन में आना पड़ेगा, बगीचा में आना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब द गार्डन एज अ पैराडाइज वेयर द सोल कैन फाइंड रेस्ट एंड पीस। देखिए अब कवि ने क्या कहा, तो बगीचे को जो है ना एक स्वर्ग के रूप में बताया है। कवि क्या कहते हैं कि बगीचा जो है ना एक स्वर्ग रूप होता है, स्वर्ग का रूप होता है, जहां पे आत्मा को जो है ना आराम और शांति मिलती है। किसने कहा, तो एंड्रयू मार्वेल ने कहा। क्या कहा कि बगीचा एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, जहां पे व्यक्ति को जो है ना, जहां पे व्यक्ति की आत्मा को क्या मिलता है, आराम और शांति मिलता है। ये किसने कह रहा है, तो कवि ने कह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में कह रहा है कि इन द एंड द पोएट compares the garden to the garden of Eden, suggesting it is perfect place where human can experience harmony with themselves, nature and God। अब क्या हुआ, कविता के अंत में, ये कविता के अंत में बगीचे की तुलना जो है ना एडन की बगीचे से किया जाता है, ठीक है। मींस एक और व्यक्ति है जिसके बगीचे से किया जाता है, और यह जो है ना इसमें यह सुझाव देते हुए कहते हैं कि यह एक आदर्श स्थान है। इसके बारे में, एडन के बगीचे के बारे में, जहां मनुष्य अपने आप, प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य का अनुभव कर सकता है। में सीधा कहते हैं कि अगर आप ऐसे स्थान पे आते हैं ना, तो आप भगवान से भी मिल सकते हैं। कौन कहते हैं, एंड्रयू मार्वेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि दिस पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, solitude and healing power of nature, making it a timeless meditation on human happiness। देखिए कह रहा है कि यह जो कविता है वो सादगी, एकांत और प्रकृति की चमत्कारी शक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। मीन्स अगर आप एक बगीचे में हैं तो वहां एकांत जगह है, वो शांत जगह है ना, और वहां पे जो है ना प्रकृति आपको सुंदर दिखेगी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि इसमें से मानव को जो है ना काफी सुख प्राप्त होती है। तो ये पोएम का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा पोइट के बारे में कि आखिर पोइट कौन था। तो कह रहा एंड्रयू मार्वेल वॉज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सैटिरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं एंड्रयू मार्वेल का, है ना, तो ये एक आध्यात्मिक कवि थे, उसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है, राजनीतिक भी थे। कह रहा है ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, और ये जो थे जॉन मिल्टन, कवि जॉन मिल्टन के बेस्ट फ्रेंड थे। कह रहा ही रोट अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स अबाउट मेनी सोशल मैटर, इन्होंने सामाजिक जीवन पे कई कविताएं भी लिखी है। फिर कहा कि देयर इज अ प्लेस फॉर अ इमोशनल ऑफ लव इन हिज राइटिंग, मीन्स वो अपने कविता में जो है ना इमोशन ऑफ लव्स का भी जिक्र किए हैं और उसका भी स्थान दिए हैं। आगे है ही ऑल्सो रिकाउंट पॉलिटिकल इवेंट इन हिज पोएम, ठीक है, वो अपने कविता में पॉलिटिकल इवेंट में सामाजिक में जो इवेंट घटनाएं होती है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। कौन करते हैं, एंड्रयू मार्वेल। कह रहा है जैसा कि मान लीजिए कि उनका जो पोएम है अमोंग हिज वर्ल्ड्स फेमस पोएम्स इंक्लूडेड, कौन सा है, तो टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, दूसरा द थाउट इन द गार्डन, तीसरा द डेफिनेशन ऑफ लव। इस प्रकार के जो कविताएं हैं जो एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है उसमें से पॉलिटिकल इवेंट के बारे में भी कुछ बताया गया है। हिंदी आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि द सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम किस प्रकार से संगठित किया गया है, ठीक है। तो कह रहा था पोएम इज सेट इन द गार्डन, ये जो पोएम जो है ना वो गार्डन में है, ठीक है, गार्डन के ऊपर बनाया गया है।
कह रहा है विच बिकम्स द पोइट प्लेस ऑफ रिलैक्सन एंड फील अनडिस्टर्ब बाय द हैसल ऑफ सोसाइटी। जहां पे पोइट को क्या मिलता है? रिलैक्सन। रिलैक्सन मतलब समझ रहे हैं? रिलैक्सन, रिलैक्स मतलब क्या होता है? आराम मिलता है। एंड फील अनडिस्टर्ब, ठीक है, जहां पे उनको महसूस होता है कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बाय द हैसल ऑफ सोसाइटी। कह रहा है इट मे बी रेफर्ड टू द गार्डन ऑफ ईडन। और ये जो है ना किसको दर्शाता है? तो ईडन के गार्डन को, ईडन के बगीचा को दर्शाता है ना। अब यहां पे कह रहा है कि द थीम ऑफ द पोएम, ये पोएम का थीम क्या है, विषय क्या है, उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर ऑफ ब्यूटी, पोइटिक इमेजिनेशन एंड स्पिरिट्यूटी। मीन्स कह रहा है कि ये पोएम का जो मुख्य विषय है वो क्या क्या है? तो प्रकृति की सुंदरता है, कवि की कल्पना है, उसके साथ साथ आध्यात्मिकता है, ठीक है। फिर कहा गया इन द पोएम मार्वेल्स सीम टू बी अ प्रीस्ट ऑफ नेचर। इसमें से ये ऐसा दर्शाया गया ना कि जो कवि हैं, कौन? मार्वेल, जो कवि हैं वो नेचर के, मीन्स प्रकृति के पुजारी के जैसे हैं। इसमें से कहा गया कि जो मार्वेल हैं, जो कवि हैं, वो प्रकृति के पुजारी हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें कही है सारे के सारे प्रकृति के बारे में कही है, और उन्होंने हमेशा प्रकृति को एक व्यवस्थित और बढ़िया दिखाया, ठीक है, हमारे सोसाइटी से, है ना। अब देखिए यहां पे हमारा आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, कि पोएम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कि कैसे कैसे उसमें स्टांजा था उसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो कह रहा है इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर कैरेक्टराइज मैन हु वैनली अमेज देमसेल्फ बाय पुटिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्यू लीव्स एंड बिलीविंग दे हैव अचीव्ड विक्ट्री, प्रेस्टाइज एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल देयर एंडलेस लेबर, बट इन फैक्ट द ट्रू एंड कंप्लीट प्लेजर लाई इन द नेचर। देखिए फर्स्ट स्टांजा में कहा गया है, फर्स्ट स्टांजा में स्पीकर जो मतलब जो कवि है वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि हम अपने काम को खत्म करके जो है ना क्या कर सकते हैं? विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो शांति का जरिया नहीं है, उससे हमको शांति मिलता नहीं। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कह रहा है वह कह रहा है कि बट इन फैक्ट द ट्रू एंड कंप्लीट प्लेजर लाइज इन नेचर। कहते हैं लेकिन जो शुद्ध प्लेजर जो होता है ना, शुद्ध खुशी जो होता है ना, वो हम लोगों को कहां मिलता है? नेचर में मिलता है, प्राकृतिक में मिलता है। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि पहले पद में कवि उन पुरुषों की आलोचना करते हैं जो कुछ पत्तियों की माला पहन करके यह मानते हैं कि उन्होंने अपने परिश्रम के लिए विजय, प्रतिष्ठा और पुरस्कार प्राप्त किया है। मिस वही कहा गया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके जो आप रिवॉर्ड प्राप्त किए हैं उससे लोगों को लगता है कि नहीं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन वास्तव में सच्चा और पूर्ण आनंद जो है ना केवल कहां पे है? प्राकृतिक में निहित है। कहां पे? प्रकृति में निहित है। ये कौन कहते हैं? एंड्रयू मार्वेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा सेकंड स्टांजा में क्या कहा गया? तो कह रहा इन द सेकंड स्टांजा he personifies the quietness and innocence in the nature and speak to them saying that he has at least found them after losing his time। कह रहा है दूसरे पद में जो है ना कवि प्रकृति की शांति और मासूमियत की मानवीय रूप देते हैं। कहते हैं ये एक मानव के जैसा है, और कहते हैं कि उन्होंने समाज में अपना समय गंवाने के बाद कम से कम प्रकृति से तो मिल लिए। कौन कहते हैं? एंड्रयू मार्वेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है थर्ड स्टांजा में कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग सच एन odd emotion and attachment to trees that he characterized his lover for cutting trees to write their beloved name। देखिए तीसरे पद में जो है ना पेड़ों के प्रति अपनी अनोखी भावना और लगाव को व्यक्त करते हैं। कौन? कवि जो है पेड़ों के प्रति क्या करते हैं? अपनी भावना और लगाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह अपने प्रेमी की आलोचना करते हैं जो अपने प्रिय के नाम लिखने के लिए पेड़ों को काट देता है, ठीक है। कौन कहते हैं? तो कवि मार्वेल्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टांजा में कह रहा है कि इन द फोर्थ स्टांजा ही क्लेम्स दैट व्हेन मेन लव एंड यूथ फिनिश्ड। कह रहा ना कि चौथा स्टांजा में कवि कहते हैं कि मान लीजिए कवि दावा करते हैं कि जब हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा, हमारा युवा अवस्था समाप्त हो जाएगा, तो दे टर्न टू नेचर
अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इवन गॉड डिड दिस। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना फिर प्रकृति की ओर जो है वो लौटेगा। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इवन गॉड डिड दिस, ठीक है, उसके अनुसार से ये कहा है कि भगवान ने भी यही किया है। किसने? भगवान ने भी यही किया है। किसने कह रहा है? तो कवि ने कह रहा है। मैं सीधा इनका कहना है कि चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन हम लोग को प्रकृति में ही मिल जाना है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं, है ना। फिर देखिए फिफ्थ स्टांजा में कहा गया है कि इन द फिफ्थ स्टांजा ही गिव्स अ वेरी सेंसुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल प्लेजर। इन द सिक्स्थ ही आर्ग्यूज दैट his pleasure is moreover mental. In the seventh stanza he further claimed that his pleasure has spiritual aspect. देखिए पांचवें पद में जो है ना वह शरीर के सुख को बहुत ही संवेदनशील वर्णन करते हैं। ठीक है, में शारीरिक सुख को बयां करते हैं। फिर छठे पद में जो है वो तर्क देते हैं कि उनका सुख जो है ना मानसिक स्तर पे अच्छा है, अधिक है। मीन्स मन अगर खुश है तो सब कुछ खुश है। फिर सातवें पद में वो कहते हैं, दावा करते हैं कि उनका सुख जो है ना आध्यात्मिक रूप से भी है। मीन्स मनुष्यों को सुख कैसे मिलता है? तो वो कल्पना करके भी सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी हूं, ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूं यार कि मैं गाड़ी लूंगा, एक कार लूंगा, ठीक है, उसमें से फैमिली वालों को बैठाऊंगा, तो इससे सुख मिलता है लोगों को। तो ऐसे कवि कहते हैं। ये कहां पे बैठ के कह रहे हैं? तो गार्डन में बैठ के इनके मन में ऐसे ऐसे सवालें चल रही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन द एट्थ स्टांजा द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ विद द लोनली एडम्स इन ईडन। ही आल्सो आर्ग्यूज दैट बीइंग लोनली वाज द सेकंड पैराडाइज ऑफ एडम। देखिए आठवें और नौवें पदों में जो है ना कवि जो है अपनी तुलना एडन के बगीचे में अकेले रहने वाले आदमी से करते हैं। वह यह भी तर्क देते हैं कि अकेलापन आदमी के लिए जो है ना दूसरा स्वर्ग था। मीन्स एडम जो था, एडन का जो बगीचा था वो क्या था? अकेलापन आदमी के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए क्या था? दूसरा स्वर्ग था। कौन सा? बगीचा। ठीक है, एडन का बगीचा। फिर कहा गया इन द नाइन्थ स्टांजा द स्पीकर थैंक गॉड फॉर द क्रिएटिंग यूनिक वर्ल्ड फॉर इट्स आवन। देखिए अब क्या होता है, नौवें पद में जो है ना कवि जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों? ताकि उन्होंने एक अद्वितीय जीवन बनाया, ठीक है, अद्वितीय दुनिया बनाया। किसके बारे में? बगीचा के बारे में। जो कौन था? विच इज द गार्डन, जो कौन सा था? बगीचा था। कह रहा है कि द गार्डन ऑफ और नेचर हैज इट्स ओवन टाइम, द रस एंड हरी ऑफ सोसाइटी डोंट अप्लाई हियर। कह रहा है ना कि बगीचे या प्रकृति की बात करें तो इनका अपना समय होता है जहां समाज की जिंदगी में लागू होता है। ये सब चीज नहीं है, क्योंकि समाज में जो है ना जल्दबाजी और भागदौड़ की जिंदगी होती है। ठीक है, तो समाज के लोगों के पास समय होती नहीं है और वो जो है शांति प्राप्त करने के लिए बगीचे में आते नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? तो कवि ने कहा है। अब देखिए अंत में हमारा आता है कंक्लूजन कि आखिर लास्ट में कवि क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि thus now we can see that the main theme of this poem is peacefully life of nature is more satisfying than social life of human company। अब देखिए यहां पे कहा गया, क्या कहा गया कि लास्ट में कवि ऐसे कहते हैं कि ये जो कविता है उसका मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय यही है कि प्रकृति के शांतिपूर्ण जीवन जो है ना हमारे समाज के जीवन और मानव के जीवन से अधिक संतोषजनक है। यहां पे जो है ना हम लोग को सेटिस्फाइड मिलता है। कहां पे? प्राकृतिक में। इसलिए वी कैन से दैट दिस पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ एंड्रियो मार्वेल। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कविता है एंड्रियो मार्वेल का जो है ना एक बेस्ट मतलब बेहतरीन कविता के रूप में है, जिसमें से कवि ने मात्र किसके बारे में चर्चा किया? तो अपने नेचर के बारे में। ठीक है, कि मनुष्यों को जो है असली शांति जो है कहां मिलती है? नेचर में मिलती है, प्राकृतिक में मिलती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है राइट द आउटलाइन ऑफ द ड्रैन एसे एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएसी। प्रश्न क्या है कि राइट द आउटलाइन ऑफ द ड्रैन एसे एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएसी। मिस कह रहा है कि ड्रैन ने जो ऐसे लिखा है, मिस जॉन ड्रैन ने जो निबंध लिखा है
कौन सा, एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी, वो किस चीज पे आधारित है उसके बारे में बताना है। और इसी में हमारा एक और प्रश्न शामिल है कि ब्रीफली डिस्कस द प्लान एंड पर्पस। प्रश्न क्या है कि ब्रीफली डिस्कस द प्लान एंड पर्पस ऑफ द एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी, कि ड्रामेटिकल पोएजी जो निबंध है ना, वो किस, उसका प्लान क्या है, मीन्स तरीका क्या है, और उसका क्या उद्देश्य है, वो निबंध का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। तो ये दोनों में से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं दोस्तों, तो आपको सेम तरीके से आंसर लिखना है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह जो कविता है, कौन सा, एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी, वो किसने लिखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह कविता की अगर बात करें, यह निबंध की अगर बात करें, तो यह निबंध जो है वो किसने लिखा है, जॉन ड्रॉन ने। किसने, जॉन ड्रॉन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें से लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन मींस ये क्वेश्चन का परिचय के बारे में जानेंगे, है ना। और लिखेंगे इस प्रकार से कि जॉन ड्रॉन एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी 1668 is a significant literary critical work written during the Restoration period when theatres were closed due to the plague. मीन्स क्या कहा है कि जॉन ड्रॉन का जो ऐसे है, जो निबंध है, कौन सा, एन ऐसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी, ये कब लिखा गया, तो 1668 ईस्वी में। कब, 1668 ईस्वी में लिखा गया, जो क्या है, एक साहित्यिक आलोचना है। क्या है, साहित्यिक आलोचना। साहित्यिक आलोचना मतलब कई सारे किताबों के बारे में, कई सारे हिंदी और इंग्लिश जैसे जो भी चीजें हैं उसकी बुराइयां करना, है ना। कह रहा है ये कब लिखा गया, तो ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, मींस पुनर्स्थापना काल में। पुनर्स्थापना काल में जब क्या हो चुके थे, प्लेग के कारण थिएटर्स बंद हो चुके थे। किसके कारण, प्लेग के कारण जो है ना थिएटर्स बंद हो चुके थे, तब ये निबंध जो है लिखा था। किसने, जॉन ड्रॉन ने। कह रहा है कि दिस एसे इज प्रेजेंटेड इन अ डायलॉग फॉर्म, यह जो ऐसे है, यह जो निबंध है, वो संवाद भाषा में लिखा गया। संवाद में समझते हैं, बातचीत के जरिया में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखा गया है, कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो उनके बातों को यहाँ पे बताया गया। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त लोग बात कर रहा है, ठीक है, तो आखिर किस प्रकार से उन्होंने बात किया, कैसे कैसे बोला, वो उस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा वेयर 4 कैरेक्टर्स डिबेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिकल आर्ट। कह रहा ना, जिसमें से 4 यहां पे कौन है, कैरेक्टर्स हैं, 4 व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, ड्रामेटिकल आर्ट के अलग अलग तरीके के बारे में जो है ना क्या करते हैं, बताते हैं। कह रहा है कि एंशियंट वर्सेस मॉडर्न ड्रामा, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं एंशियंट ड्रामा ठीक है, कोई कहता है नहीं मॉडर्न ड्रामा ठीक है, कोई कहता है कि फ्रेंच ड्रामा ठीक है, और कोई कहता है कि नहीं इंग्लिश ड्रामा ठीक है। मींस 4 यहां पे पात्र हैं, चारों पात्र जो है ना, चारों कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग बातों को कहते हैं। कह रहा है कि थ्रू दिस ऐसे ड्रॉन डिफाइन इंग्लिश ड्रामा एंड हाइलाइट्स द सुपरलेटिव ऑफ शेक्सपियर वर्क्स। मिस कह रहा है ना कि इस ऐसे के जरिए ड्रॉन ने क्या किया, इंग्लिश ड्रामा को हाईलाइट किया है, ठीक है, और कहा है कि ये जो है ना सबसे बेटर है। कौन सा, इंग्लिश ड्रामा। देखिए मैंने इसका हिंदी भी कर दिया है, आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। लिखा हुआ जॉन ड्रॉन का जो एसे है, कौन सा, एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएजी, एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध है, जिसे कब लिखा गया, पुनर्स्थापना काल में लिखा गया, जब प्लेग के कारण थिएटर बंद हो गए थे। ये चीज मैंने आपको बताया। कह रहा यह जो निबंध है वो संवाद शैली में, मीन्स बातचीत के जरिए वाले शैली में लिखा गया था, जिसमें से 4 लोग थे, 4 कैरेक्टर थे, जो क्या करते हैं, अलग अलग पहलुओं पर बहस करते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि प्राचीन ठीक है, कोई कहता है आधुनिक ठीक है, कोई कहता है नहीं फ्रेंच वाला ठीक है, और कोई कहता है अंग्रेजी नाटक सही है। फिर कहा गया कि इस निबंध के माध्यम से ड्रॉन ने अंग्रेजी नाटक का समर्थन किया। इसके माध्यम से ड्रॉन ने क्या किया, इंग्लिश ड्रामा का समर्थन किया, है ना, और शेक्सपियर की रचनाओं की श्रेष्ठता को साबित किया। किसने, जॉन ड्रॉन ने। तो इस प्रकार से हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोगों को मिलेगा स्ट्रक्चर एंड प्लान ऑफ द एसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसके प्लान के बारे में और पर्पस के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड प्लान ऑफ द एसे, ठीक है, कि इसको कैसे सेट किया गया, इसका तरीका क्या है उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, इसमें क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो कह रहा है ड्रॉन क्रिएट्स अ फिक्शनल डायलॉग से ड्यूरिंग अ बोट राइड ऑन द रिवर थैम। कह रहा है कि ड्रॉन ने क्या किया, एक काल्पनिक संवाद की रचना किया, काल्पनिक कल्पना किया इन्होंने, ठीक है, जो कब किया, तो टेम्स नदी पर यात्रा के दौरान होता है,
जो कब होता है, टेम्स नदी की यात्रा के दौरान होता है। कह रहा है कि द 4 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन इट। मींस कह रहा है ना कि यहाँ पे जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं, 4 जो लोग होते हैं, 4 जो पात्र होते हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं को क्या करते हैं, बताते हैं, है ना। तो वो 4 लोग कौन कौन से थे, 4 कैरेक्टर कौन कौन से थे? तो पहला यहाँ पे है क्रिप्ट, कौन है, क्रिप्टाइस, ठीक है। दूसरा हमारा है यूजीनियस, ठीक है। तीसरा हमारा है लिसिडिसियस, ठीक है। और चौथा जो हमारा है नियोंडर, कौन है, नियोंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले क्रिप्टाइस कहता है, ये क्या कहता है कि आ सपोर्टर ऑफ एंशियंट ड्रामा, ये जो है ना एंशियंट मतलब पुराने ड्रामा का जो है ना ये समर्थन करता है। कहता है क्लेमिंग द सुपरवेटिव ऑफ ग्रीक एंड रोमन प्लेस, ये जो है ना प्राचीन नाटकों का समर्थन करता है, जो यूनानी और रोमन नाटकों का श्रेष्ठता का दावा करता है। कौन, क्रिप्टाइस जो है वो क्या करता है, यूनानी और रोमन नाटकों की श्रेष्ठता को बताता है ना। फिर दूसरा हमारा आता है यूजीनियस, ठीक है। ये क्या कहता है, ही सपोर्ट द मॉडर्न ड्रामेटिकल, ये जो है ना आधुनिक नाटकों को समर्थन करता है। एंड पॉइंट आउट द फ्लेव एंड एंशियंट ड्रामा, ये क्या करता है, आधुनिक नाटकों को पक्ष लेता है, समर्थन करता है और प्राचीन नाटकों की कमियों के बारे में उजागर करता है। कौन, यूजीनियस, ठीक है। मिस कह सकते हैं कि अभी के नाटकों का ये समर्थन है और पहले का जो नाटक था उसका ये बुराई करता है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा आता है लिसिडिसियस, ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि ही फेवर्स फ्रेंच ड्रामा एंड प्राइजेस इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल बाउंड नेचर, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्रेंच नाटक का समर्थन करते हैं। कौन, लिसिडिसियस जो है ना फ्रेंच नाटक का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना इस फ्रेंच नाटक जो होता है वो नियमबद्ध तरीके से और जो उनका शैली है उनसे वो बने हुए होते हैं। ये कौन कहते हैं, लिसिडिसियस कहता है। देखिए हिंदी यहां पे लिखा हुआ, आप पढ़ के उसको समझ सकते हो, है ना। फिर चौथा हमारा आता है नियोंडर, कौन आता है, नियोंडर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा है कि ही रिप्रेजेंट ड्रान्स आवन व्यूज, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें से ड्रान का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसमें से कौन ड्रान जो है खुद का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं डिफेंडिंग इंग्लिश ड्रामा एंड प्राइसिंग शेक्सपियर वर्क्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, अंग्रेजी नाटक का समर्थन करते हैं। किसका, अंग्रेजी नाटक का समर्थन करते हैं और शेक्सपियर के रचनाओं का प्रशंसा करते हैं। कौन, नियोंडर, ठीक है। तो इसमें 4 पात्र थे, आपको याद रखना है कौन कौन, क्रिप्टाइस, यूजीनियस, ठीक है, लिसिडिसियस और नियोंडर, ये 4 पात्र थे। ये याद रखना बस आपको, है ना। नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा एग्जाम में, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग जानेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें बनाना है डिबेट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ड्रामा, कि इसमें से बहस हो रहा है किसके किसके बीच में, तो एंशिएंट ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा के बीच में क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, ठीक है। अब बहस कौन कौन करते हैं, तो कैरेक्टराइज करता है और यूजीनियस करता है, ठीक है। कह रहा है कि ही आर्ग्यूज दैट ग्रीक एंड रोमन प्लेस द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामा बिकॉज दे स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स सेट बाय स्कॉलर्स लाइक एस्ट्रोल एंड हॉरेस। अब देखिए यहां पे कैरेक्टराइज कहता है कि प्राचीन यूनानी और रोमन नाटकों का समर्थन मानते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं ना कि जो प्राचीन और ग्रीक का जो क्या है नाटक है वो क्या है, सबसे सर्वोत्तम है। बिकॉज दे स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना क्या करता है, नियमों का समर्थन करता है। ये कौन कहते हैं, कैरेक्टराइज कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके जवाब में यूजीनियस कहता है, क्या कहता है, ही हाईलाइट्स द लिमिटेशंस ऑफ एंशिएंट ड्रामा सच एज एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टोर्स एंड लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ। देखिए ये जो है ना ये प्राचीन नाटकों की कमियों को बताते हुए आधुनिक नाटककारों की रचनात्मक और तकनीकों की प्रशंसा करते हैं। ये क्या करते हैं, तो जो प्राचीन नाटक है, ठीक है, उसका ये क्या करते हैं, कमियों को बताते हैं और आधुनिक नाटककारों के बारे में बताते हैं कि आधुनिक नाटककारों ने किस प्रकार से उसको भरा है, उनके कमियों को दूर किया है। कह रहा है यूजीनियस प्राइज मॉडर्न ड्रामेटिकल फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू इंप्रूव आवर अपॉन एंशिएंट वर्क, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो अभी के आधुनिक नाटककारों की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, प्राचीन नाटककारों को सुधारा है, प्राचीन नाटकों को सुधारा है। ये कौन कहते हैं, यूजीनियस कहते हैं, ठीक है। मिस ये दोनों जो है कैरेक्टराइज और यूजीनियस जो है वो एंशिएंट और मॉडर्न ड्रामा के बीच में लड़ाई करते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज कहता है कि नहीं एंशिएंट ड्रामा ठीक था और ये कहता है कि नहीं मॉडर्न ड्रामा ठीक था, है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कंपैरिजन बिटवीन
फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना तुलना किया जा रहा है किसके किसके बीच में, तो फ्रेंच ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा के बीच में तुलना किया जा रहा है, ठीक है। देखिए लिसिडियस कहता है, ही क्लेम्स दैट फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर बिकॉज इट एड्रेसेस टू द थ्री क्लासिकल यूनिटीज। अब देखिए इन्होंने कहा कि फ्रेंच नाटकों को सर्वश्रेष्ठ है, मीन्स ये कहते हैं कि फ्रेंच नाटक जो है ना सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये एकता का पालन करता है, ठीक है। कौन सा एकता का, तो तीन चीज का पालन करता है। ये तीन चीज यहाँ पे है, यूनिटी ऑफ टाइम, पहला ही द स्टोरी टेक्स प्लेस विद इन 24 आवर्स। ये कहता है कि यह जो स्टोरी होता है इसमें से समय का संगठन है, समय का महत्व है। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटा के अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर कह रहा है यूनिटी ऑफ प्लेस, कि यह जो नाटक है, ठीक है, वो सिंगल लोकेशन में होता है, ठीक है, जहां भी है वो एक ही लोकेशन में घटित होता है। फिर कह रहा है यूनिटी ऑफ एक्शन, इस कह रहा है कि देयर इज वन सेंट्रल प्लॉट, यहां पे एक ही सेंट्रल प्लॉट होता है ना, एक से अधिक प्लॉट होते नहीं। ये कौन कहता है? लिसिडियस इसलिए कहता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है? फ्रेंच नाटक है। लेकिन इसी के जवाब में नियोंडर कहते हैं कि ही डिफेंड्स इंग्लिश ड्रामा स्टार्टिंग, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अंग्रेजी नाटकों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। नियोंडर क्या करते हैं? अंग्रेजी नाटकों का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इंग्लिश प्ले राइटर्स स्पेशली शेक्सपियर ब्रेक द रूल्स बट अचीव ग्रेटर इमोशनल डेप्थ। कह रहा है कि अंग्रेजी नाटककार जो हैं वो कौन? शेक्सपियर। वो हालांकि नियमों का उल्लंघन करते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? भावनात्मक गहराई को प्रस्तुत करते हैं। कौन? शेक्सपियर। ये कौन कह रहा है? नियोंडर कह रहा है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इंग्लिश ड्रामा हैव वैरायटी एंड आर क्लोजर टू रियल लाइफ, मींस अंग्रेजी नाटक जो होता है ना वो उसमें विविधता होती है, अलगाव होता है और वे वास्तविक जीवन को ज्यादा करीब दिखाते हैं, ठीक है, ज्यादा करीब से दिखाते हैं। ये कौन कहता है? नियोंडर कह रहा है ना। फिर देखिए आगे कह रहा है कि द मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन इंग्लिश प्लेज रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस मेकिंग देम मोर इंगेजिंग फॉर ऑडियंस। मींस कह रहा है कि अंग्रेजी नाटक जो होता है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिश्रण करता है, जो दर्शकों को क्या करता है? और भी अधिक मोहित करता है, और भी अधिक इंटरटेन करता है। ये कौन कह रहा है? तो नियोंडर कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट में हम लोग को लिखना है कि द पर्पस ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, नाटक का क्या उद्देश्य होता है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रैन द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रामा आर, ठीक है, मीन्स ड्रैन के अनुसार से ड्रामा का जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है वो निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्या? टू इंस्ट्रक्ट मतलब शिक्षा देना, ठीक है। किस चीज का शिक्षा देना? तो कह रहा प्लेस शुड प्रोवाइड मोरल लेसन। ये नाटक जो है ना दर्शकों को नैतिक शिक्षा देता है। क्या करता है? नैतिक शिक्षा देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा वगैरह होता है, कोई नाटक वगैरह होता है, तो वो क्या करता है? लोगों को जो है ना नैतिक शिक्षा देता है। फिर क्या कह रहा है कि टू डिलाइट मतलब आनंदित करना, खुशी करना, है ना। कह रहा है कि प्ले शुड इंटरटेन एंड इमोशनली एंगेज टू द ऑडियंस। यह जो नाटक है वो क्या करता है? दूसरे दर्शकों को जो है ना आनंदित करता है और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसका किसका उद्देश्य होता है? तो ड्रामा का उद्देश्य होता है। ये कौन कहते हैं? ड्रैन कह रहे हैं, है ना। फिर देखिए पांचवा हमारा पॉइंट बनाना है पर्पस ऑफ द एसे, ठीक है, कि आखिर एसे का क्या उद्देश्य है ना। यहां पे हम लोग क्या जाने थे? ड्रामा का उद्देश्य जाने थे। अब यहां पे कह रहा है कि पर्पस ऑफ द एसे, एक निबंध का क्या उद्देश्य होता है। तो ड्रैन रोट एन एसे ऑन ड्रामेटिकल पोएसी विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कि ड्रैन ने जो है ना एक एसे लिखा, एक निबंध लिखा जो इन चीजों पे निर्भर था। पहला चीज क्या? टू डिफेंड इंग्लिश ड्रामा। इन्होंने जो है ना अंग्रेजी नाटक का समर्थन किया, ठीक है। कैसे? तो कह रहा है कि ही आर्ग्यूड दैट इंग्लिश प्लेज आर सुपीरियर टू फ्रेंच एंड एंशिएंट ड्रामा बिकॉज ऑफ देयर रिचनेस एंड इमोशनल इंपैक्ट। उन्होंने अंग्रेजी नाटक को फ्रेंच और प्राचीन नाटकों से श्रेष्ठ साबित किया। किन्होंने? तो ड्रैन ने, है ना। फिर दूसरा हमारा है टू प्राइज शेक्सपियर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? शेक्सपियर का प्रशंसा किया। कैसे? तो कह रहा है ही हाइलाइट्स शेक्सपियर एज अ नेचुरल जीनियस हुज वर्क्स सरपास द रिगिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल रूल्स। देखिए उन्होंने क्या किया? शेक्सपियर के प्राकृतिक प्रतिभा को मानते हुए उनकी रचनाओं को गहराई से उजागर किया। किन्होंने? तो जॉन ड्रैन ने। किसने? जॉन ड्रैन ने, है ना।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डील कर लिया। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है इसका।